हाँ बेटा, जैसे कि तुम्हें पता होगा कि हम लोगों ने लॉन्च किया है, ये मीमांसा DRER ने लॉन्च किया है तुम्हारे लिए एक नया बैच जिसे हम लोग कहते हैं टारगेट बैच। अब ये जो टारगेट बैच है ये बेटा बोर्ड के लिए है टारगेट बैच, और इसमें नीट वाले भी देख सकते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी है, थोड़े बहुत ऐसे नहीं है, उससे भी रिलेटेड आने तो यहीं से है बेटा, क्लास 11th और क्लास 12 से नीट में भी आते हैं और यहाँ से भी आते हैं। लेकिन ये जो सेटअप बनाया गया है ये बोर्ड के लिए बनाया गया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के यहाँ पे सेटअप्स बनाए गए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं हमारे पास प्रेजेंट हैं, जो कि तुम्हारे फ्रंट पे प्रेजेंट है बेटा, तुम इसे देख सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तुम्हारे ढेर सारे फैकल्टी की वजह से, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट फैकल्टी की वजह से यहाँ पे सेटअप किए गए हैं बेटा। तो हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के दोनों बैच चला रहे हैं। जिनको ऑफलाइन समझ में आ रहा है बेटा वो ऑफलाइन करते रहें, जिनको ऑनलाइन समझ में आ रहा है वो ऑनलाइन करते रहें, जिनको ऑनलाइन समझ में नहीं आता है वो आकर के यहाँ पे ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा तुम्हारे सिटी पे गोलागंज चौराहे पे, जो कि यहाँ पे पूरा का पूरा एड्रेस लिखा हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ। जिसको यहाँ पे कुछ ऐसा लगेगा बेटा कि हमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत है और सर समझ में नहीं आया है तो डायरेक्टली हम कैसे कांटेक्ट करें, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन से या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें बेटा, या तो तुम्हारे पास ये नंबर्स दिए हैं, इस नंबर्स पे तुम क्या कर सकते हो बेटा, अपने क्वेश्चंस को व्हाट्सएप कर सकते हो। क्लियर है? तो तुम्हारे लिए कुछ सेंटेंस है बेटा, यहाँ पे देखना जरा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है और तुम एक डेडिकेटेड पर्सन्स हो, और यहाँ पे टीम तो खुद ही पूरी की पूरी डेडिकेटेड है। ठीक है? तो ये तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है मीमांसा में, आ जाओ। तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चंस बन रहे बेटा सिमिलर एकदम एग्जैक्टली तुम्हारे बोर्ड पैटर्न्स पे ही बन रहे, पूरे के पूरे क्वेश्चंस होंगे। 70 मार्क्स के ये क्वेश्चंस हैं, जिसमें से तुम्हें यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शनल्स क्वेश्चंस होंगे, जितने लगभग 4 या 5 क्वेश्चंस हैं हमारे पास ऑप्शनल्स हैं। उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 4 नंबर के क्वेश्चंस और 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमम 5 नंबर तक के ही क्वेश्चंस है, बिकॉज यहाँ पे जो बोर्ड का पैटर्न है बेटा यही पूछा जाता है, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग्स ही पूरे के पूरे पैटर्न्स रखे गए हैं। तो हमारे पास सामने आता है बेटा, स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट किया जा रहा है बेटा। यहाँ पे पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुमसे क्या करा बेटा, Amongst the following which one is a qualitative property। हाँ, हिंदी वालों को थोड़ा सा इश्यूज हो सकते हैं बेटा, और मैं कोशिश करूंगा पूरा का पूरा ताकि हिंदी वाले भी थोड़ा सा इसमें कवर हो जाए। तो टेंशन नहीं लेना हिंदी वाले, क्योंकि बोलेंगे तो पूरा हिंदी में ही बोलेंगे, ऑलमोस्ट जितने भी बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे। सिमिलर क्वेश्चंस के जो पैटर्न्स है तुम्हारे पेपर में जो आए हुए हैं बेटा, सिंपल पेपर जो दिया गया है उसमें हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। सिमिलर क्वेश्चन है, बस उसी का ट्रांसलेशन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इंग्लिश में दिख रहा होगा, सिमिलर क्वेश्चंस ही तुम्हें हिंदी में भी देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे देगा बेटा, पहला क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग विच वन इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं बेटा, जो हमारे पास ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है इसे हिंदी में अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं बेटा। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, या अणुसंख्यक गुणधर्म कहते किसे, यानी कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है बेटा जो कि सोल्यूशन में यानी कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, यानी कि हमारे पास जो विलय है उसके मोलों की संख्या पे जब भी विलयन की डिपेंड करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं बेटा। तो कौन कौन सी होती है, हमारे पास 4 ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें तुमने पढ़ा होगा, यहाँ पे एक तुमने पढ़ा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा बेटा, ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर्स, और दूसरा हमारे पास आता है बेटा जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। दूसरा आता है, तीसरा थर्ड वाला मेरे पास है बेटा जिसे हम लोग कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। और एक और आता है बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना, वाष्प दाब में कमी की बात कर रही है। तो ये वाला है हमारे पास, ये वाष्प दाब है बेटा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स है जिसे हम लोग कहते हैं क्वथनांक उन्नयन कहते हैं बेटा। ये तो अवनमन होता है, क्वथनांक अवनमन होता है, और ये होता है वाष्प दाब में कमी। तो यहाँ पे हमारे पास जो दिख रहा है बेटा ऑप्शन नंबर कौन सा ऐसा है जो ये वाला, इसके अलावा सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होते हैं। तो हमारे पास सरफेस टेंशन बिल्कुल भी यही मेरे पास ऑप्शन बनना है, ये नहीं है, और ये विस्कोसिटी ये भी नहीं है बेटा। हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर ये है, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी नहीं है। तुमसे पूछा क्या है, कौन सा है,
तो अगर कौन सा है तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हुआ? तो हमारे इन चार के चारों हैं और इसके अलावा नहीं है। तो अब बात आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 की बात आ रही बेटा, देखते हैं क्या है। कह रहा मोलैरिटी ऑफ डिस्टिल्ड और प्योर वाटर इज व्हाट। देखो इसमें कुछ दिया नहीं गया बेटा, यहाँ पे कह रहा मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। तो तुम्हें मोलैरिटी के बारे में कुछ जनरल सा आइडिया होना चाहिए, जिसे हम लोग मोलरता कहते हैं। मोलरता बेटा, मोलैरिटी को क्या बोलते हैं बेटा? मोलरता बोलते हैं। ध्यान देना थोड़ा सा, जो मोलैरिटी है बेटा इसे हिंदी में हम लोग मोलरता बोलते हैं। ये होता क्या है बेटा? ये होता है मोलों की संख्या जो विलय है, विलय जो विलयन में प्रेजेंट होता है बेटा, विलय के मोलों की संख्या 1 लीटर विलयन में कितने हैं, उसी को एक्चुअली हम कहते हैं मोलरता। या ये कह सकते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सुना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। याद रहे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन है, यहाँ पे सोल्यूशन का वैल्यूम लिया गया, यानी कि आयतन की जब बात की जा रही है बेटा तो यहाँ पे बिलियन के आयतन की बात की जा रही है, सोल्यूशन की बात की जा रही। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही क्या बोलते हैं बेटा? मोलरता बोलते हैं। क्लियर है? यानी कि मोलैरिटी बोलते हैं, मोलैरिटी। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो मोलैरिटी है इसकल टू यहाँ पे मोल की संख्या पर यूनिट वैल्यूम इन लीटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मोलैरिटी बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या पूछ रहा है बेटा? यहाँ पे पूछ रहा है मोलैरिटी ऑफ डिस्टिल्ड और प्योर वाटर। तो तुम्हें वाटर का फार्मूला थोड़ा सा पता होना चाहिए बेटा कि H2O जो होता है इसे हम लोग वाटर बोलते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है बेटा 18 होता है। यानी कि मोलर द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूलर वेट उसे कहते हैं बेटा, उसका कितना होता है? 18 होता है। निकालते हैं बेटा, कैसे निकलेगा? ध्यान देना, तुम्हें ये वाला फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। सुना, हमें चाहिए क्या? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी चाहिए, उससे पहले क्या चाहिए बेटा? मोल चाहिए, और क्या चाहिए? वैल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पे मोलैरिटी वैल्यूम को मान लेंगे बेटा कितना? 1 लीटर। वैल्यूम कितना ले लिया हमने? 1 लीटर, तभी तो इसका डेफिनेशन सही होगा। तो 1 लीटर वैल्यूम में कितने मोल से प्रेजेंट है वही देखते हैं बेटा। तो हमने 1 लीटर क्या ले लिया बेटा? सोल्यूशन। सोल्यूशंस क्या है हमारे पास? कोई सोल्यूशन ऐसा नहीं, प्योर वाटर है तो हमारे पास यही सोल्यूशन है, यही सॉल्वेंट है, सब कुछ यही है। तो 1 लीटर क्या ले लिया हमने बेटा? वाटर ले लिया। 1 लीटर हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। अब 1 लीटर वाटर का जो हमारे पास मास है, यानी कि मास यानी वेट की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, कितना होगा? तो मास इक्वल टू तुम्हें पता है क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम्स। तो हमारे पास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तुम्हें मालूम होना चाहिए बेटा कि जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर ml। कितनी होती है बेटा? 1 ग्राम पर ml। ये होती है डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, और हमें चाहिए किसमें? लीटर में। तो हम इसकी डेंसिटी को लीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं बेटा। हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी 1 ग्राम, और ml को क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर -3 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा बेटा? पर लीटर हो जाएगा। याद रखना, ध्यान देने की बात है बेटा। 1 ग्राम हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया बेटा? वैल्यूम। वैल्यूम को क्या कर दें? 10 के पावर -3 कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ml से किसमें? लीटर में। तो हमारे पास ये आ गया। कुछ समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो हमारे पास लीटर आ गया। तो हमारे पास इस तरीके से हम ये कह सकते हैं बेटा कि हमारे पास जो मास आ गया एक्चुअली ये आ गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आ गया? इतना लीटर। ओके, बेटा तो हमने कहा कि हमें क्या चाहिए बेटा कि यहाँ पे प्योर वाटर का मोलैरिटी चाहिए। तो हमें वैल्यूम 1 लीटर वैल्यूम, तो 1 लीटर वैल्यूम में यानी कि हमें निकालना है कि मास ऑफ वाटर कितना होगा। 1 लीटर वैल्यूम में मास ऑफ वाटर कितना होगा? तो हमें कहाँ से निकलेगा? डेंसिटी से निकलेगा। क्लियर है? तो डेंसिटी कितनी होती है वाटर की? 1 होती है। वाटर की जो डेंसिटी होती है बेटा 1 होती है। ये होती है ग्राम पर ml। ये पर ml होती है, याद रखना पर ml होती है, यानी कि यहाँ पे वैल्यूम नीचे दी गई है। हमें क्या लगना है? लीटर का। तो हमारे पास जो मास होगा बेटा डेंसिटी इंटू वैल्यूम इन लीटर,
ये होगा। इस तरीके से हमारे पास डेंसिटी कितनी है बेटा 1 ग्राम है, तो ये हो गया 1 ग्राम, और ये पर ml है, तो ml को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 ml इक्वल टू कितना लीटर, 10 के पावर -3 लीटर कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे आएगा 10 के पावर -3 लीटर, और ये इंटू ये वैल्यू में बेटा, तो ये क्या होगा लीटर में, लीटर से लीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये जो 10 के पावर -3 है बेटा, ये जब ऊपर जाएगा तो शिफ्ट होकर के क्या आएगा, प्लस का। इस तरीके से हमारे पास आ गया 1 ग्राम इंटू 10 के पावर +3, ये आ गया बेटा, इसे हम लिख सकते हैं क्या, 1000 ग्राम। तो हमारे पास आ गया बेटा क्या, वेट आ गया है किसका, वाटर का। 1 लीटर वाटर का जो वेट है वो हमारे पास कितना आ गया, 1000 ग्राम आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स क्या होता है बेटा, मोल। तो हम कहेंगे वेट जो भी दिया है डिवाइडेड बाय क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट। वेट हमारे पास क्या है बेटा, 1 लीटर वाटर का वेट हमारे पास 1000 ग्राम है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, वैल्यू में लीटर। इस तरीके से यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे बेटा, ध्यान देना वेट कितना है 1000 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा 18 ग्राम पर मोल, ये मॉलिक्यूलर वेट है बेटा, जो कि तुम्हें पहले शुरू में ही बता दिया था कि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा, 18 होता है, और ये होता है ग्राम पर मोल में। ये तो तुम्हें पता कि 1 मोल का ये वेट है, इसलिए इसे मोलर द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर वेट कहा जाता है। डिवाइडेड बाय वैल्यूम कितना बेटा 1 लीटर, याद रहे यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 18, ये तो 1 ही है बेटा, तो हमारे पास आ रहा है 1000 बाई 18। मोलैरिटी इसकी वैल्यू आ रही है, जब कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 55.56 मोलर। तो हमारे पास यहाँ पे इसका मोलर, ये वाला हमारे पास फर्स्ट आंसर सही होता हुआ। क्या मोलरिटी हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग अगले चल लें। क्वेश्चंस नंबर हमारे पास आ रहा बेटा फर्स्ट का सी। तुमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान दो, कह रहा है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज व्हाट। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए बेटा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है। अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो हाँ, हो सकता है कि तुम यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट यानी कि विशिष्ट चालकता जिसे कहते हैं उसकी यूनिट में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हो। तो ध्यान दें, इसको हम लोग देखते हैं बेटा पहले कि क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है बेटा, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और तुम्हें पता होगा बेटा रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा L/R × A होती है। तुमने पढ़ा होगा या तुमने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा बेटा, रेजिस्टेंस पढ़ा होगा R = रो L/A, ये पढ़ा होगा। तो इसलिए रो = क्या हो जाएगा RA डिवाइडेड बाई L, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, तो रो = क्या आ जाएगा बेटा, तो हमारे पास रो = आ जाएगा RA डिवाइडेड बाई L। अब इसी के इनवर्स को, इसे क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के इनवर्स को क्या बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं बेटा। तो हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, इसके इनवर्स करेंगे तो L/ क्या आ जाएगा RA आ जाएगा। अब यहाँ पे यूनिट की बात हो रही है बेटा, यानी कि इकाई निकालना है, तो जरा ध्यान देना, यहाँ पे ये क्या है लेंथ है बेटा, तो इसे सेंटीमीटर लिख सकते हैं। आर क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, तो इसका रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटा, ओम होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या एरिया है, एरिया का क्या लिख सकते हैं बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हमने ऊपर वाली लेंथ को किसमें लिखा है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी तरीके से इसे हम क्या कर दिया बेटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जो यूनिट निकल के आ रही है वो आ रही ओम इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ रही है बेटा, सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि ये जैसे ही ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, इनवर्स में आ जाएंगे। इसे हम लोग ओम इनवर्स को महो भी बोलते, याद रखिए क्या बोलते बेटा, महो भी बोलते, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। याद रखना बेटा ये भी एक यूनिट है हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। दूसरी भी जो ओम इनवर्स है इसे सीमेंस भी बोलते हैं, तो इसे हम लोग सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। हमारे पास इसमें से कोई भी ऑप्शंस चूज हो सकता है। हम देखते हैं बेटा कि ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिए हुए हैं ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ये वाले ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्लियर है, तो हमारे पास ऑप्शंस थर्ड सही होता हुआ। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा, ध्यान देना। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो इंपॉर्टेंट सारे कुछ है, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट ही है, तभी तो यहाँ पे करवाया जा रहा है बेटा।
क्वेश्चन नंबर 1 का डी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया बेटा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हें पता होना चाहिए। मानक अपचयन विभव दिया हुआ है फॉर 3 मेटालिक कैटायंस। यहाँ पे 3 ऐसे धातु हैं जिनका क्या दिया है, ए बी एंड सी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। हमारे पास ए का कितना है बेटा, ध्यान देना, ये है प्लस का 0.68, बी का कितना दिया है बेटा, यहाँ पे माइनस का 0.50, यहाँ पे सी का पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल दिया है माइनस का 2.5 वोल्ट। क्लियर है रिस्पेक्टिवली। हाँ जो भी लिखा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ अ करेस्पॉन्डिंग मेटल इज। रिड्यूसिंग पावर के बारे में पूछ रहा है बेटा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अपचयन शक्ति के बारे में पूछ रहा है, रिड्यूसिंग पावर होता क्या है। अगर नहीं मालूम है तो थोड़ा सा हिंट करता हूं बेटा, सीखो। बहुत ज़्यादा तो सीख नहीं सकते, बहुत ज़्यादा सीखने के लिए बेटा ऑफलाइन की क्लासेस सभी की होती हैं, लेकिन हाँ जो भी क्वेश्चन है उसे तो सिखाने का जिम्मे है ही। सुनो, तो यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका मतलब ऐसा पोटेंशियल जो क्या होगा, जो भी मेटल्स है वो क्या होगा, रिड्यूस होना चाहेगा। जो भी मेटल्स है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो मेटल क्या चाहेगा बेटा, खुद रिड्यूस होना चाहेगा, खुद रिड्यूस होना चाहेगा, यानी कि खुद का क्या चाहेगा, अपचयन चाहेगा। लेकिन दूसरे का जो भी रिडक्शन होता है तो रिडक्शन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से आएगा बेटा, तो जिससे भी लेगा तो उसका क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। यानी कि ये दूसरे का क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो जो दूसरे को ऑक्सीडेशन करवाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऐसा एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा दे, ऐसे को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, सुनना बेटा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, वो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसका बहुत अच्छा होगा, और इसका रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा बेटा, कम होगा, क्योंकि ये खुद रिड्यूस होना चाहेगा। ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होना चाहेगा, दूसरे को रिड्यूस करना बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। इस वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीकरण बेटा एजेंट, ऑक्सीकरण एजेंट होगा, ये अपचयन एजेंट होगा। हमें पूछा क्या, अपचयन के एजेंट के पावर पूछा है, शक्ति पूछा है, तो इसका इनवर्स होगा। तो हमारे पास जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो बेटा, कम हो, वो क्या होगा बेटा, वो खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। तो उसका रिडक्शन यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट की पावर क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। यानी कि जिसका हमारे पास क्या कम हो बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है, उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखने की बात यहाँ पे है बेटा कि हमारे पास किसका कम है, यहाँ पे इसका है प्लस का कितना दिया है बेटा, 0.68 दिया है, ये है कितना माइनस का 0.50, ये कितना है बेटा माइनस का 2.5। तो हमारे पास सबसे ज्यादा किसका है बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ए का ज्यादा है, उससे कम क्या है, बी का। तो सबसे कम किसका है बेटा, सी का, ये नेगेटिव में। ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर है, तो इसके इनवर्स हमारे पास क्या आएंगे बेटा, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर, क्योंकि ये कैसे है, इनवर्स है। तो हमारे पास आंसर आ गया सी, बी और साथ में ए, ये इसका इनवर्स होगा, इसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग पावर। इसे हम लोग बोलेंगे बेटा रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर को हम लोग ये कह सकते हैं बेटा, अपचयन शक्ति कह सकते हैं, अपचयन शक्ति या क्षमता भी कह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। क्लियर है। तो हमारे पास आंसर कौन सा हुआ, हमारे पास आंसर थर्ड यानी कि सी वाला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारे पास जो दिए गए हैं, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा फॉर द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया तुम्हें पता होना चाहिए बेटा थोड़ी बहुत। यहाँ पे क्या कर रहा है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ पे कह रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। क्लियर है, जिसे कहते हैं दर स्थिरांक, तुम्हें मालूम होना चाहिए थोड़ा सा। देखो बेटा, कोई भी रिएक्शंस, मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है, ए से क्या बना रहा है बेटा, प्रोडक्ट बन रहा है। कोई है रिएक्टेंट मेरा ए है और वो कोई रिएक्शन कर रहा है, कुछ देर के बाद मुझे पता चल रहा है क्या बनना है, प्रोडक्ट पी बन रहा है। क्लियर। तो यहां से जो बी बनता है, तो इसका रेट ला इक्वेशन सिंपली कहता है कि रेट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। याद रखना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा और उतना ही तेजी से बनेगा। तो पर यूनिट टाइम चेंज होने वाला जो कंसंट्रेशन होगा वो डिपेंड कर रहा है किस पे, मोस्टली डिपेंड करता है बेटा रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करता है।
तो यहाँ पे हमारे पास रेट क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट होगा, यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट होगा बेटा उसके क्या हो गया, कंसंट्रेशन के पावर में आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे रेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या लगाएंगे बेटा, कांस्टेंट लगाएंगे। इसे क्या बोलेंगे, ये रेट लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन रेट की, तो जो कांस्टेंट लगाएंगे बेटा यहाँ पे इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट बोलेंगे। अगर हम इसे रेट कांस्टेंट बोलते हैं तो इसी की यूनिट की बात की जा रही है बेटा, तो यहाँ की यूनिट क्या होगी, तो हम अगर यहाँ पे ध्यान देना, अगर हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी हो जाए, यूनिट हो जाए, अगर यूनिट कंसंट्रेशन हो जाएगा तो रेट का जो यूनिट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, के के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं यूनिट ऑफ के, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिएक्शंस, ये रेट ऑफ रिएक्शंस के बराबर है व्हेनेवर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी 1 या यूनिटी। जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यूनिटी यानी 1 हो जाए तब जो भी रेट का कांस्टेंट होता है, रेट होता है, वो बराबर होता है किसके बेटा, रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे रेट क्या होता है बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है। कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा, मोलैरिटी होता है, याद रखा, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी तो तुम्हें पता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर, यही तो होता है। और ये क्या बेटा, टाइम, तो इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास टाइम आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया बेटा, कांस्टेंट के की जो यूनिट आ गई ये है मोल, ये हो गया मोल, इसके नीचे आ गया क्या बेटा, लीटर, इसके भी नीचे आ गया हमारे पास क्या बेटा, टाइम। तो इस तरीके से ये वैल्यू पूरी की पूरी आ गई मोल, और ये लीटर और टाइम नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा मोल, और लीटर जब ऊपर आएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, यानी कि इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से हमारे पास जो यूनिट आ रहा है बेटा, ये मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, कुछ ऐसा मिलना चाहिए बेटा, और हमारे पास वापस से वही ऑप्शन घूम घूम के आ रहे हैं, ऑप्शन सी। बहुत अच्छे, ऐसे का सेटिंग हो जाता तुम्हारा पेपर में। तो क्या पूछना था, सिर्फ सी सी सी, मतलब ठीक है, ऐसे कुछ नहीं है, यहाँ पे आ रहे हैं घूम घूम के, तो हमें कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे भी ऑप्शन सी लगा दे, ऐसा कुछ नहीं, मतलब नहीं है, इसे सॉल्व भी करना पड़ेगा तुम्हें। तो बेटा यहाँ पे कह रहा है इन अ रिएक्शन ए गिव्स बी, यानी कि ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट बेटा, यहाँ पे दे रहा है द रेट ऑफ रिएक्शंस इज डबल। कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा, डबल हो रहा है। कब रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, तो हमारे पास इनिशियल रेट मान लो आर था बेटा, बाद में बढ़ करके कितना हो गया, 2r, डबल हो गया। कब डबल हो रहा है बेटा, देखना, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 4 टाइम, जब कंसंट्रेशन को 4 गुना बढ़ा दिया गया। बात समझ पर, कंसंट्रेशन मान लो पहले ए था, अब इसके कंसंट्रेशन को 4a बना दिया गया, तब इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 2r हो गया। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए, अभी तो लिखा था रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर x, तो यहाँ पे r इक्वल टू, ये भी कह सकते हो बेटा, डिवाइड कर दो फटाक से, ये हम कहते हैं r1 r हो गया इज इक्वल्स टू k इंटू a का कंसंट्रेशन। इनिशियल जो हमारे पास था ये था फर्स्ट इक्वेशन, ये इनिशियली हमारे पास यही था। उसके बाद क्या हुआ, हमने रेट क्या हो गया, डबल हो गया बेटा, 2r हो गया। कब डब 2r हुआ, जब कंसंट्रेशन हमारा कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो हमने 4 टाइम्स लिख दिया, इसके पावर x, इसके पावर x। बात सुनना बेटा, 4 टाइम्स हो गया, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को डिवाइड कर दो, जैसे डिवाइड करोगे बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, क्योंकि r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। यहाँ पे k से क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा 1/4 के पावर x हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल। हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर क्या कर सकते हैं, 2x कर सकते हैं, क्योंकि जब भी स्क्वायर करेंगे, अब हेलो इधर देखो, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका सिंपल सा मतलब 1/4 ही तो है बेटा, इसलिए यहाँ पे ये x पहले से ही पावर में था, तो हमारे पास 1/2 इक्वल्स टू 1/2 का होल 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो है हमारे पास वैल्यू इसके साथ क्या है, बराबर है। जब भी बराबर है तो इसके पावर भी क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। तो हमारे पास पावर बराबर होंगे, तो पावर यानी कि 2x इक्वल टू क्या हो गया 1, यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया 1/2। x क्या है बेटा, x को ही तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बोलते हैं, यानी कि द पावर ऑफ अ कंसंट्रेशन, द पावर, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इक्वेशन इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम ये कहते हैं रेट लॉ इक्वेशन में जो भी कंसंट्रेशन के पावर है उन्हीं के जोड़ को, पावर के जोड़ को ही क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहलाते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन कौन से आगे बेटा, देखते हैं। बहुत अच्छे, अच्छा हुआ कि बी आ गया यहाँ पे, वरना वापस सी आने वाला था।
मुझे पता होता कि सारे आंसर सी हैं तो हम सी पे इसे भी सेट कर देते। चल कोई ना, तो यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट हो रहा है बेटा, जो कि 2 नंबर के सारे क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है राउल्स लॉ क्या है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, सुना बेटा, राउल्स लॉ क्या है। मान लो मेरे पास, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, राउल्स लॉ क्या है। ये मेरे पास यहाँ पे कोई एक प्योर सब्सटेंस हमने रखा है, मान लो प्योर सब्सटेंस ए है, यहां पे हमने रख दिया है। अब इसे हीट करना शुरू कर दिया। जब भी हीट करेंगे बेटा तो यहां पे वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। और जब वेपर बनेंगे तो ये क्या लगाएंगे बेटा, प्रेशर लगाएंगे। इनके प्रेशर को हम लोग कहेंगे वेपर प्रेशर, वाष्प दाब कहेंगे इसे, वेपर प्रेशर बोलते हैं। यानी कि इसी को हम बोलते हैं बेटा वाष्प दाब बोलते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं सर। अरे भाई वाष्प बनेगा तो वाष्प दाब क्रिएट करेगा ना, सोल्यूशन पे भी करेगा और कंटेनर पे भी करेगा। जो भी कर रहा है, जहाँ पे भी कर रहा है, वो जो दाब लग रहा है यानी कि जो प्रेशर लग रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, वाष्प दाब बोले, यानी कि हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर की। अच्छी बात है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा किसके वजह से लग रहा है, प्योर ए की वजह से लग रहा है। इसके प्रेशर को हमने मान लिया पी नॉट ऑफ ए, यानी कि प्योर प्रेशर का ए लग रहा है। क्लियर। मेरे पास अगला है, मेरे पास कुछ सोल्यूशन से, ध्यान दें। यहाँ पे मान लो मेरे पास एक और है, सॉरी, अच्छा सा बना रहे, खूबसूरत सा, सुंदर सा, ताकि लगे ये कंटेनर है, पता चले कंटेनर ढूंढने तुम लोग पहुंच जाओ और जो कि सही ना मिल रहा हो, कंटेनर हमारी तरह मिल रहा हो। देखो तो यहाँ पे मान लो हमारे पास यहाँ पे कुछ और सब्सटेंस है और हम इस सब्सटेंस के नाम दे रहे हैं बेटा बी सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसे जब हीट किया वापस तो इसके वजह से निकलने वाला वाष्प यानी कि वेपर बनना होगा और ये भी क्रिएट कर रहा होगा प्रेशर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो यहाँ का जो वेपर प्रेशर है मेरे पास, इसे हमने बोल दिया पी नॉट ऑफ वी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली प्योर प्रेशर ऑफ बी है, यानी कि बी मेरे पास जो भी सॉल्वेंट या सॉल्यूट है जो भी है वो क्या है बेटा, प्योर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं कंटेनर पे या सोल्यूशन पे, या हम कह सकते हैं इसी सब्सटेंस पे। तो हम इसे प्रेशर को क्या मान लिए, पी नॉट ऑफ बी मान लिए। वापस से इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के बाद ये बन रहा होगा, एक सोल्यूशन तैयार होता होगा। सोल्यूशन क्या है, यानी कि जिसे हम विलेन बोलते हैं बेटा, विलेन सोल्यूशन, विलन मत बोल देना, ये विलन नहीं है, ये विलेन है बेटा। क्लियर है? हाँ, पता चले विलेन चल रहा, ये विलेन है बेटा। विलेन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक प्रकार के जब पदार्थों को आपस में मिक्स किया जाता है और ये समांगी मिश्रण का फॉर्म करती हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, विलेन बोलते हैं। ऐसे ही है बेटा, ऐसे ही है सब, है कि नहीं? हिंदी में ऐसे ही मजा आता है बोलने में। लेकिन थोड़ा सुनना, whenever more than 2 components are mixed to each other and to form the homogeneous mixture is called as, क्या बोलते हैं, हाँ इन्हें बोलते हैं बेटा सोल्यूशन। ऐसा नहीं पिछले वाले को सोल्यूशन नहीं बोलते, उससे भी सोल्यूशन ही बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें हमारे पास है, हमने दोनों को मिक्स किया बेटा, तो यहाँ पे क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। अब जब भी सोल्यूशन बना, अब इन्हें हीट करना शुरू कर दिया, तो ए वाले भी इसमें है और बी वाले भी है। तो ए वाले का भी वेपर प्रेशर खुद का बनेगा और बी वाले का भी क्या बनेगा, यहाँ पे वेपर का प्रेशर बनेगा। क्लियर है? ऐसा नहीं अलग अलग बनेगा, अब सब इसी में होंगे तो सबका बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने मान लिया वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब पी नॉट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिक्सर हो रहा है बेटा, मिक्स हो गया। तो अब यहाँ पे पूरे के पूरे प्योर बी की वजह से अलग नहीं लग रहा होगा, यहाँ पे प्योर ए की वजह से अलग नहीं लग रहा होगा। तो यहाँ पे लग रहा होगा दोनों का मिक्सिंग की वजह से ए का भी लग रहा होगा और बी का भी लग रहा होगा। तो ए के प्रेशर को हमने मान लिया पी ए कह दिया और बी के प्रेशर को हमने मान लिया पी बी कह दिया। बात समझ रहे? अब ये यहाँ पे राउल्स लॉ क्या कहता है, सुना बेटा। राउल्स लॉ कहता है, राउल्स लॉ एप्लीकेबल होता है सोल्यूशन के लिए, और वो भी कैसा सोल्यूशन हो, डाइल्यूट सोल्यूशन हो। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे राउल्स लॉ कहता है कि जो भी सोल्यूशन यानी कि मिक्सर की बात हो रही है बेटा, जो प्रेशर है वेपर प्रेशर ऑफ कोई भी कंपोनेंट, यहाँ पे कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट ए है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रिक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन, जो कि इंग्लिश भाषा में कुछ समझ में नहीं आया। क्लियर? तो थोड़ा सा हिंदी भाषा में समझे बेटा, हम ये कह रहे हैं कि इसके कुछ ना कुछ यहाँ पे मोल प्रेजेंट होंगे। मान लिया हमने मोल इसके n है, इसके मोल मान लिया NB है, मान लो Na है NB है, तो टोटल मोल सोल्यूशन का कितना हुआ, टोटल मोल हुआ हमारे पास Na प्लस NB हुआ। बात समझा बेटा, प्लस NB हुआ। टोटल मोल हमारे पास इतना है, इसका इतना है, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा बेटा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू
हमारे पास आ जाता है Na प्लस, यानी कि Na डिवाइडेड बाई Nt, यानी कि उसका मोल जिसका निकालना डिवाइडेड बाई टोटल मोल, यही तो है क्या हमारे पास मोल फ्रैक्शन। तो ये डिपेंड करने वाला पार्शियल प्रेशर किस पे, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, उसी कंपोनेंट के जिस कंपोनेंट में सोल्यूशन में जिसने बनाया है पेपर। क्लियर है? तो सुनना बेटा ये क्या कहना चाह रहा है, तो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे हम तुम्हें कुछ अच्छा सा डिज़ाइन देने वाले हैं। थोड़ा सा सुनना, ये है मेरे पास कुछ ऐसे कंटेनर और इसमें मिक्स है बेटा A भी और इसमें मिक्स है B भी। तो यहाँ पे प्रेशर जो बन रहा है, जो वेपर प्रेशर है बेटा, यहाँ पे PA बन रहा है A की वजह से भी, और PB भी बन रहा है V की वजह से भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे अच्छा इसके मोल्स कुछ प्रेजेंट होंगे, Na मोल प्रेजेंट होंगे, इसके मोल्स हमने मान लिए हैं कि B and B मोल प्रेजेंस है, और सोल्यूशन में टोटल जो मोल प्रेजेंट है बेटा हमने मान लिए Na प्लस NV है। क्लियर? इसका जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसका मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल, तो इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू इसका मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। इसी तरीके से हम जब B का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे बेटा NV का मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल, ये वाला हो जाएगा। अब राउल्ट्स लॉ क्या कहता है ये देखो बेटा, राउल्ट्स लॉ है ना, नहीं इतना ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है 2 नंबर में, लेकिन मैं समझा रहा हूं ताकि तुम्हें आ जाए। क्लियर? ठीक है। हाँ, राउल्ट्स लॉ जरूर लिखना है, तो ये बात लिखना है। राउल्ट्स लॉ कहता है जो भी मिक्सचर होता है, यानी जब सोल्यूशन होता है, तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वेपर प्रेशर जो है बेटा सोल्यूशन में यानी जो भी कंपोनेंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका भी वेपर प्रेशर निकाला उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम बात कर रहे हैं PA का, यानी कि A कंपोनेंट का वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके, A के, तो यहाँ पे आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A। सिमिलरली यहां पे हमारे पास वेपर प्रेशर B का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, XB के। ये है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ यही है कि मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर, जिस भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना हो उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है उसका वेपर प्रेशर। वाष्प दाब। क्लियर हुआ बेटा? इसे हम लोग लिख सकते हैं बेटा, यानी कि PA जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं इनटू X। यहाँ पे भी लिख सकते हैं PV इक्वल टू, हम कांस्टेंट हटा करके क्या लिखेंगे, XB। हम तुम्हें बता दें जब भी हम इनिशियली यानी प्योर लेते हैं तब पता चलता है कि प्योर फॉर्म जब भी लेते हैं बेटा तो मोल फ्रैक्शन सभी क्या होते हैं, 1 होते हैं प्योर फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास Ka की वैल्यू आ जाती है, हमारे पास Ka की वैल्यू आ जाती है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर। यहाँ पे P आ जाती है P नॉट, प्योर पार्शियल प्रेशर आ जाती है, प्योर पार्शियल प्रेशर आ जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा, तो हमारे पास ये वाला आ गया PA इक्वल टू, यहाँ पे प्योर पार्शियल प्रेशर A की बात करते हैं तो P नॉट ऑफ A XA आ जाएगा। इस तरीके से PB की बात करूंगा बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा P नॉट ऑफ B XB, ये आ जाता है हमारे पास पार्शियल प्रेशर। यहाँ तक की जो वैल्यू है यहाँ तक तुम्हें लिखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ तक होता है हमारे पास राउल्ट्स लॉ। क्लियर है? राउल्ट्स लॉ यहाँ तक लिखना पड़ेगा। आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास आता है लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। क्या ये भी है क्या इसमें? ओके, देखते हैं क्वेश्चंस में ये भी था क्या। अच्छा, गिव इट्स लिमिटेशंस। तो भाई लिमिटेशंस में ये है, राउल्ट्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस है कि पहली कंडीशन ये ऐसे सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, ऐसे विलेन के लिए जो विलेन तनु हो, यानी कि ये डाइल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए। दूसरा ऐसे सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हो, और ऐसे सॉल्यूट हो जो डिसोशिएट ना हो रहा, टूट ना रहा, जिसका विखंडन ना हो रहा, एसोसिएशन ना हो, यानी कि सुगंधित ना हो रहे हो। बात समझ पा रहे? ना तो ये जोड़ रहे हो और ना ही ये टूट रहे हो सोल्यूशन में डालने के बाद। ऐसे ही सॉल्यूशंस के लिए क्या है, ये एप्लीकेबल्स हैं। तो यहाँ पे वही चीजें लिखी, ओनली एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही है जो नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट्स है। दूसरी कंडीशन एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज नॉन वोलेटाइल, उस नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए जो डू नॉट, ये वाला जो रिएक्शन ना कर रहे हो या पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, रिएक्शन ना कर रहे हो, डू नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट, बहुत अच्छे, सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन ना कर रहे हो, या ये एसोसिएट ना हो रहे हो बेटा, यानी कि जुड़ ना रहे हो, एसोसिएट ना हो रहे हो और डिसोसिएट भी ना हो रहे हो सोल्यूशन में, उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल है। तो हमने 3 बातें बोली बेटा। पहली कंडीशन ये डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए यानी कि तनु विलेन के लिए एप्लीकेबल है। दूसरी हमने बताया बेटा क्या, यानी कि ऐसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट
सोल्यूशन में होने चाहिए जो डिसोसिएट विखंडित ना हो रहे हो। तीसरा, ऐसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि हमारे पास ऐसे सॉल्यूट होने चाहिए जो एसोसिएट भी ना हो रहे हो, यानी कि सॉल्वेंट के साथ ना तो डिसोसिएट हो रहे हो और ना ही एसोसिएट हो रहे हो, अपना अपना काम कर रहे हो, अपना अपना वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन कर रहे हो। आगे चलते हैं, आगे मेरे पास आ रहा है अगला क्वेश्चन आ रहा है, डिफाइन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है? बहुत अच्छे, डिप्रेशन कांस्टेंट, यहाँ पे ये भी कह सकता था कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है बेटा। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए एक पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तुमने सुना होगा बेटा, एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ये भी टेम्परेचर का ही पॉइंट होता है, ऐसे एक बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो भी टेम्परेचर का ही पॉइंट्स होते हैं। लेकिन जैसे बॉइलिंग पॉइंट होता है कि ऐसा पॉइंट टेम्परेचर का वो पॉइंट है ना, ताप का वो पॉइंट जिस पॉइंट पे हमारे पास वेपर का जो प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट्स कहते हैं। क्लियर है? ऐसे ही फ्रीजिंग पॉइंट्स होता है ऐसा पॉइंट जिसपे क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों साथ साथ में रिवर्सिबल मैनर में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे टेम्परेचर के पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे वाटर का नाम सुना होगा, वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ भी होता है। वाटर का नाम सुना होगा बेटा, वाटर ये आइस भी बनाता है बेटा, किस पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वापस पानी भी बनाता है, यानी कि वाटर के फॉर्म में भी होता है, डाइल्यूट यानी लिक्विड के फॉर्म में। तो ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रिवर्सिबल मैनर पे। तो जिस टेम्परेचर पे रिवर्सिबल मैनर पे यानी कि वहाँ पे लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा हो और सॉलिड भी एग्जिस्ट कर रहा हो, ऐसे टेम्परेचर ऑफ पॉइंट को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। बहुत अच्छे। अगला सुनना बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट। अब इस फ्रीजिंग पॉइंट में हम ये कह रहे हैं कुछ ऐसे, अगर यहाँ पे हम लोग इसमें कुछ मिक्स कर दें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल अगर कुछ डाल दें या कोई सब्सटेंस डाल दें जो कैसा हो, नॉन वोलेटाइल हो, जो वेपर ना बनाता हूँ। जैसे मेरे पास बहुत सारे नमक आ गए, भंडार ऑफ नमक डाल दें, थोड़ा सा मेरे पास सोल्यूशन, ऐसा नहीं करना, थोड़े सोल्यूशन में थोड़ा सा नमक डालेंगे तो नमक ऐसा है नॉन वोलेटाइल है, इसे हीट करते जाओ बेटा, ये उड़ने वाला नहीं है, ये वाष्प नहीं बनाने वाला, इसलिए हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल। शुगर है तुम्हारे पास, ग्लूकोज है तुम्हारे, फ्रक्टोज, सब कुछ है कैसे नॉन वोलेटाइल से। ठीक है बेटा, यूरिया है। तो अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो क्या होता है? होता ये है बेटा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये कम हो जाती है। कम होने का क्या मतलब? माइनस में चली जाती है? नहीं, और बढ़ जाती है। मतलब पहले फ्रीजिंग पॉइंट मान लो कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिल रहा था, अब फ्रीजिंग पॉइंट ये मिलेगा -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्यों? फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई, अब जल्दी हो जाएगा। बात समझ पा रहे? ये फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कर देता है, घटा देता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जब भी कमी आती है नॉन वोलेटाइल मिलाने के बाद तो इसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट तो कितना डिप्रेस होता है बेटा? तो हम ऐसे निकालते हैं डेल्टा टी F that is called freezing point में कमी is the directly proportional to molality। किसके बराबर होती है बेटा? मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चीज। बात समझना। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बेटा डेल्टा टी F इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आता है क्योंकि ये बात हो रही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है इसे हम लोग कहते हैं डिप्रेशन मोलल कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे क्या है बेटा? मोलैलिटी है, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन मोलल कांस्टेंट। के होगा, इसे F कह सकते हैं, के एफ, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट की बात आ रही है, इनटू हमारे पास आ जाएगा बेटा मोलैलिटी। अब किसी भी कंडीशन से मान लो मोलैलिटी क्या हो जाए बेटा? 1। मोलैलिटी लिखना नहीं आता है क्या? आता है सर। मोलैलिटी अगर कितना हो जाए बेटा? 1 हो जाए। अगर मेरे पास मोलैलिटी 1 हो जाए तो यहाँ पे पुटअप करें 1, तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ यानी कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स आया ये बराबर हो जाएगा किसके बेटा? के एफ के, यानी कि डिप्रेशन मोलल कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द डिप्रेशन मोलल कांस्टेंट व्हेन यानी कि जब मोलैलिटी क्या हो बेटा? व्हेन मोलैलिटी विल बी 1, यानी कि जब मोलैलिटी यानी कि मोललता, अरे हिंदी वाले भाई सुनो, जब मोललता कितनी हो जाए? 1 हो जाए। तो जब भी मोललता 1 होती है बेटा तब जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स है वो बराबर होता है किसके? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है? ये बराबर होता है। या तो ये भी कह सकते हो बेटा मोललता कब होना आएगी? मोललता होता क्या है?
मोललता इक्वल टू, तुमने पढ़ा होगा अपनी जिंदगी में, नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो बेटा। सुना, मोललता क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, यानी कि मोलों की संख्या सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में यानी कि केजी में कितने डिजॉल्व हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, या प्रेजेंट उन्हें मोललता बोलते हैं, यानी कि N/W इन केजी। बात समझ पा रहे बेटा? अगर हम इसे 1 मोल ले लें, N बराबर कितना ले लें, 1 मोल, यानी कि अगर हम सॉल्यूट को 1 मोल ले लें और यहाँ पे सॉल्वेंट के जो वेट है, हमारे पास जो सॉल्वेंट का वेट है, अगर हम इस सॉल्वेंट के वेट को कितना ले लें बेटा, 1000 ग्राम ले लें। याद रखना 1000 ग्राम कहते हैं या 1 केजी कहते हैं, दोनों बात सेम है। अगर 1000 ग्राम ले लें तो भी ये कितना हो जाएगी, इसकी मोलैलिटी 1 हो जाएगी, यानी इसकी मोलैलिटी कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 केजी रखेंगे तो हो जाएगी कितनी, 1। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द क्या, डिप्रेशन मोलर कांस्टेंट व्हेन क्या, 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ क्या, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ पा रहे? तो ये भी कह सकते हैं या 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो यही है। इट इज इक्वल्स टू किसके बेटा, इक्वल होगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होगा बेटा। कब बराबर होगा, व्हेन 1 मोल ऑफ, कब बेटा, 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट किसमें, डिसॉल्व इन किसमें बेटा, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे अगर 1000 नहीं 1 केजी करना चाहो बेटा तो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि 1000 ग्राम को ही क्या बोलते हैं, 1 केजी बोलते हैं। आगे चले, हाँ तो यही है डिप्रेशन कांस्टेंट, ये बराबर होता है बेटा इसी के, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन कोलराउस लॉ। हाउ इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड डिटरमाइन फॉर्म्स, ठीक है। वैसे निकालते हैं वीक एसिड इनसे कोलराउस लॉ से। तो कोलराउस का नियम क्या है बेटा, सुनना। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ समझा दूं, ठीक है। कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ यानी कि नियम, कोलराउस का नियम क्या बोलते हैं, कोलराउस का नियम। दोबारा सुन, कोलराउस का नियम बेटा, हिंदी वाले। अच्छा बात करते हैं, कोलराउस का नियम क्या कहता है। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा बेटा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पता होना चाहिए, नहीं है तो मैं सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा सीख लो। देखो मेरे पास मान लो कोई सोल्यूशन हो यहाँ पे इस तरीके से, इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट है, भाई चार्ज तो प्रेजेंट होगा। अगर मैं यहाँ पे कोई सॉल्ट रख दिया, मान लो कॉपर सल्फेट ही रख दिया, कोई टेंशन नहीं, तो कॉपर आयन में टूटेगा, यहाँ पे कॉपर +2 में प्लस सल्फेट यानी कि SO4 -2 में टूटेगा। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स यानी ऐसे सब्सटेंस जो जब इस सोल्यूशन में उन्हें डिसॉल्व करते हैं तो जब वो 100% आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि जब टूट जाते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। क्लियर है? तो ये कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास होंगे जैसे CH3COOH, इसे जब हम पानी में डालते हैं, यानी कि जब भी सोल्यूशन में डालें या सॉल्वेंट में डालें बेटा, तो ये डिसोसिएट नहीं होता 100%, ये 100% आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं, कुछ अमाउंट में जाते हैं। मान लो ये हम कहते हैं 50 ग्राम हो, मान लो इसी तरह, तो यहाँ पे इसे बनाया कितना, मान लो यहाँ पे 40 ग्राम बना रहा है, मतलब 10 ग्राम नहीं टूटा है, 10 ग्राम बाद में टूटेगा। तो ऐसे हम कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा मेरे पास सब्सटेंस हो जिन्हें हम पानी में जब डालते हैं या सोल्यूशन में डालते हैं बेटा, तो वो अगर 100% डिसोसिएट नहीं होते, ऐसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरे के पूरे क्या होंगे, टूट जाएंगे। तो इनका जानना जरूरी है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ लाइट नहीं लिख पाया, कोई बात नहीं, अरे इलेक्ट्रोलाइट लिखा समझो। तो यहाँ पे मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा कुछ, जैसे यहाँ पे NaCl है, जैसे यहाँ पे KCl है, जितने भी साल्ट है बेटा, और यहाँ पे हमारे पास HCl है, हमारे पास H2SO4 है, हमारे पास ये एसिड की मैं बात करूँ HNO3 है, इस तरीके से एक्सेप्ट्रास, ये सारे के सारे क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। हमारे पास कुछ ऐसे भी हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट से बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि पता चल जाए बेटा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूँ, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स या ऐसे सब्सटेंस जिन्हें सोल्यूशन में डालते हैं वो 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे CH3COOH, यानी कि इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। हमारे पास अमोनियम साइनाइड आ गया बेटा, इसी तरीके से हमारे पास HCN आ गया, इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, तुम लिखते चले जाओ, ठीक है, एक्सेट्रा ऐसे लिख दे रहा हूँ बेटा, पढ़ो।
इतना ही ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ताकि तुम्हें पता हो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ कह रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। पता तो होनी चाहिए बेटा वीक एसिड क्या है, यही वजह है कि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या एसिड है और ये कैसा बेटा वीक है, तो इसी की मैं बात स्पेशली करूंगा। अगला सुनना बेटा क्या है, हाँ तो कहता क्या है कुलराउस लॉ, क्या कहता है बेटा कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये 100% क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो यहां पे है मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाल दिया तो ये टूट जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहां पे जब डिसोसिएट हो जाता है तो एक टर्म आता है बेटा जिसे हम लोग कहते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी यानी कि रो जिसे कहते हैं बेटा, याद आ रहा हो, सॉरी कप्पा, कप्पा का नाम सुना होगा। ये इनवर्स ऑफ क्या होता है, रो, अभी तो निकाला। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। थोड़ा सा समझो, लिखे फॉर्म में तो आई है बेटा, रिटन फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, लिखना वही है जो लिखा हुआ है। तो यहां पे ये कहता है कि जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन यानी कि यहाँ पे वाटर ऐड करें तो हम क्या करते हैं बेटा, डाइल्यूशन। जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन से क्या होता है, हमारे पास रेजिस्टेंस यानी कि जो हमारे पास चार्ज मूव कर रहे हैं, अब वो चार्ज थोड़े दूर हो जाएंगे, अब उसमें रिपल्सन अट्रैक्शन नाम की चीज़ थोड़ी सी घट जाएगी, तो इसलिए वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो हमारे पास कंडक्टिविटी यानी कि ये कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है क्या, देखो बेटा रेजिस्टेंस इसका टू रो एल बाई ए। जब रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। जब रेजिस्टेंस घटेगा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये वाला ये भी क्या होगा, घटेगा। अब जब ये घटेगा बेटा तो हमारी कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। बात समझना, यानी कि डाइल्यूशन करने पे किसी भी सॉल्यूशन का जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो वहां पे क्या होता है बेटा, कंडक्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। और डाइल्यूशन करें और बढ़ेगी, और डाइल्यूशन करें और बढ़ेगी, और डाइल्यूशन करें और बढ़ेगी, यानी कि ऐसा डाइल्यूशन करते 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 इनफाइनाइटली जब डाइल्यूशन करें तो कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाती है। तो हम कहते हैं जब इनफाइनाइट करते हैं तो यहाँ पे लिमिट लगा दिया बेटा, ऐसे कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट कंडक्टिविटी या इसे लिमिटिंग कंडक्टिविटी बोलते हैं, लिमिटिंग कंडक्टिविटी बोलते हैं। यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो हमारे पास कंडक्टिविटी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लिमिटिंग कंडक्टिविटी, या हम इसे कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। बात समझ रहे, अगर इनफाइनाइट से पहले तो उसे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं एट अ डेफिनेट टाइम या एट अ डेफिनेट कंसंट्रेशन। क्लियर हुआ, बढ़ती है। तो ये कहना क्या चाह रहे, कोलराउस का नियम क्या है, कोलराउस का नियम ये है बेटा कि यहां पे सुना, यहाँ पे मान लो हमने Na डाला, NaCl, जैसे ही NaCl डालेंगे तो यहाँ पे ये Na प्लस और यहाँ पे Cl माइनस में क्या होगा बेटा, डिसोसिएट हो जाएगा। यानी कि Na प्लस और Cl माइनस में क्या होगा, तो Na प्लस और Cl माइनस में क्या होगा बेटा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो इनका कहने का मतलब है जब भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं, जब इनफाइनाइट क्या करते हैं बेटा, डाइल्यूशन करते हैं, तो उस वक्त जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट हो जाते हैं पूरी तरीके से 100%। इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी है, इनकी जो मोलर कंडक्टिविटी है किसकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो हमने इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी m मान लिया। ये बराबर होती है किसके बेटा, सम ऑफ केटाइन और एनायन के मोलर कंडक्टिविटी के। तो यहाँ पे केटाइन का मोलर कंडक्टिविटी सुनना बेटा, ऐसे लिखेंगे, ये हो गया Na प्लस का केटाइन का मोलर कंडक्टिविटी, Cl माइनस का एनायन, और ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात हो रही है बेटा। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्ट इज द इक्वल्स टू द केटाइन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और प्लस एनायन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगा। यही होता हमारे पास क्या, कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम यही है बेटा, और इसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मदद से हम लोग निकालते हैं किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं बेटा। देखो जरा कैसे निकालते हैं, एप्लीकेशन देखो जरा, वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैसे निकालते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट, सुना बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास कौन से, CH3COOH
इसे क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये 100% सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा होगा बेटा। इसमें जैसे डाइल्यूशन मिलाते जाएंगे, पानी मिलाते जाएंगे, वैसे वैसे इसके चार्ज डिसोसिएट होना शुरू होंगे, मतलब ये पूरा का पूरा कंपाउंड डिसोसिएट होता चला। इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो मान सकते हैं कि ये 100% डिसोसिएट है, लेकिन ये होगा नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो पाए। क्लियर? इसका रिएक्शन जब भी हम करवाते हैं बेटा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, NaCl से, तो ये फटाक से यहाँ पे क्या होगा देखना जरा, तुम्हें पता होना चाहिए बेटा कि जो Na है ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है जिसमें प्लस आता है और इस पे क्या आता है? माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा कम है तो यहाँ पे H+ आएगा और ऑक्सीजन का ज्यादा है तो यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे रिएक्शंस हो जाएगी, ये माइनस के किसके साथ होगा बेटा? प्लस के साथ, और प्लस के किसके साथ होगा? माइनस के साथ। और यहाँ पे बनने वाला है कंपाउंड क्या? CH3COO, यहाँ पे Na बन गया। इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट। इसे बोलेंगे बेटा सोडियम एसीटेट बोलेंगे। ऑलराइट, प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया बेटा? HCl प्लस HCl, ये बन गया। अगर तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, क्लोराउसिलियम के बारे में, तो यहाँ पे लगना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? NaCl का तुम्हें मालूम करना पड़ेगा, H का मालूम करना पड़ेगा, Cl माइनस का मालूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे ही लिख रहे हैं कि तुम्हारे पास क्लोराउस का नियम क्या कहता था? जब ये डिसोसिएट करते थे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो Na+ और प्लस क्या? Cl माइनस में इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट की ये बराबर होती थी कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी के, कैटायन यानी कि Na+ की प्लस एनायन के मोलर कंडक्टिविटी इन्हीं के जोड़ के बराबर यानी कि सम के बराबर है। क्लियर है? इक्वल है। ये सुनो, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? मान लो इसमें से किसी का भी तुमसे पूछ ले, मान लो तुमसे ये कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट किसका बेटा? CH3COO Na फाइंड करें। ठीक है बेटा, तो तुम्हें सभी का दिया तो होगा कम से कम, इसका होगा कितना? मोलर कंडक्टिविटी इसका हो जाएगा बेटा CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी ये हो जाएगा। मेरे पास इसका मेरे पास दिया होगा कहीं ना कहीं, तो ये होगा इनफाइनाइट पे मोलर कंडक्टिविटी किसका हो जाएगा बेटा? NaCl का। इसका भी पता होगा कहीं ना कहीं बेटा, ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट पे किसका बेटा? HCl का। तो कैसे निकालेंगे सभी का जोड़? देखो इधर के क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एसिटिक एसिड का प्लस मोलर कंडक्टिविटी ये वाला जोड़ ले बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NaCl का, ये बराबर होगा किसके बेटा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट का बेटा इनफाइनाइट डाइल्यूशन के, प्लस यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे HCl का। बात समझ पा रहे? निकालना क्या है बेटा? ये प्लस में इधर भेज दो माइनस में, तो हमारे पास आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये इसके साथ क्या आ जाएगा? उधर वाला इधर आ गया तो बेटा माइनस होगा। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NaCl का, माइनस क्या आ जाएगा बेटा? ये वाला मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे HCl का। ये हमारे पास फार्मूला जनरेट हो जाएगा। यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे। ये है इसका एक एप्लीकेशंस। क्लियर है? यहाँ पे तुम्हें वैल्यू दिया जाएगा बेटा, यहाँ पे ये वैल्यू दी होगी, ये वैल्यू दी होगी, ये वैल्यू दी गई होगी। मान लो ऐसे 8 दिया, ये मान लो 4 दिया, तो 8 + 4, ये मान लो 2 दिया, माइनस का 2, ऐसे निकाल लेंगे। 12 - 2 10, तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इसकी कितनी आ जाएगी? 10। इस तरीके से जोड़ के और घटा के तुम्हें एडिशन और सब्सट्रैक्शन थोड़े से तो आने चाहिए। नहीं आ रहे? अबे एडिशन तो आनी चाहिए। चल आ जाओ। तो एप्लीकेशन देख लिया बेटा, क्या कह रहा है? द कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अभी तो पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी है, एक्चुअली बात हो रही है मोलर कंडक्टिविटी की ना, मोलर कंडक्टिविटी को एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये लो इनफाइनाइट डाइल्यूशन। द सम ऑफ यानी कि जोड़ ऑफ किसके जोड़ के? कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन। बेटा कैटायन, यहाँ पे कैटायन लिख दिया हमने यहाँ पे लिख दिया इनफाइनाइट का कैटायन और प्लस यहाँ पे लिख दिया इनफाइनाइट का एनायन एंड एनायन ऑफ सॉल्यूशन। ये इसकी क्या होती है? बराबर होती है। यही है क्या? क्लोराउस का नियम। द कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस एंड एनायन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? डिसोसिएशन कांस्टेंट बेटा क्या होता है? डिटरमाइंड बाय गिवन फार्मूला। यहाँ से डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो, हालांकि यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, तो निकाल सकते हो बेटा वही कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी
किसी भी कंसंट्रेशन पे डिवाइडेड बाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ये जो भी फार्मूला होता है इसे कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, अल्फा जिसे बोलते हैं बेटा, अल्फा के टर्म में तुमने सुना होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? जब भी इलेक्ट्रोड की बात करें, इलेक्ट्रोड नहीं बना क्या? हमारे पास इलेक्ट्रोड नहीं है। इलेक्ट्रोड देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पे देखो, ये मान लो कोई हमारे पास एक शेल है, तो इस शेल में प्रेजेंट है ये छोटा छोटा इलेक्ट्रोड। देखो भाई, ये छोटू सा एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दिया, अगला यहाँ पे एक और इलेक्ट्रोड लगा दिया बेटा, और इसे हम कोशिश कर रहे हैं ताकि ये इसके सर्किट को कंप्लीट किया जा सके। यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया छोटू सा, और इससे सर्किट को क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा? चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज का क्या होगा? फ्लो होगा, तो करंट बनेगा। बोलो भाई, Q/T। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, या तुम कह सकते हो Q = I/T। इस तरीके से हमारे पास चार्ज का फ्लो, हर सेकंड में चार्ज का फ्लो होगा और जनरेट करेगा Q = I/T, यानी कि करंट भी जनरेट करेगा। ठीक है बेटा, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जब भी कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे चार्ज जनरेट होगा, ये चार्ज इधर से इधर है। अभी यहाँ पे हमने ऐसे ही बनाया है बेटा पोटेंशियल, अगर ये प्लस बना है तो यहाँ पे चार्ज इधर मूव कर रहे होंगे, प्लस चार्ज तो मूव कर रहे होंगे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा बेटा? ये एक क्या होगा हमारे पास? ये एक्चुअली क्या है बेटा? ये कुछ ना कुछ है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड। ये भी क्या इलेक्ट्रोड है? ये भी इलेक्ट्रोड है। अब एक को क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। एक को क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। हमारे पास जो लेफ्ट साइड होता है इसे हम लोग बोलते हैं एनोड, और हमारे पास जो राइट साइड होता है इसे क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। तो होता क्या है कि कुछ सब्सटेंस कहीं से रिलीज होते हैं और कहीं पे क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं। कहीं से रिलीज होते हैं और कहीं पे क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं। तो हमारे पास बेटा हो सकता है यहाँ से रिलीज हो, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग रहे हो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाकर के बैठ रहे हो। बात समझे ना? तो मान लो कहीं पे क्या हो रहा है, कुछ इलेक्ट्रोड पे कहीं से रिलीज होगा यहाँ से कुछ सब्सटेंस, या तो कहीं पे यहाँ पे जाकर के बैठेगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा, मान लिया ऐसे। ये मत कहना कि कैथोड पे ही डिपॉजिट होता है, देख लेंगे बेटा अभी। और यहाँ से मान लो ये वाला क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि टूट रहा है। कितना डिसोसिएट हो रहा? मान लो x ग्राम डिसोसिएट हो रहा है, x ग्राम, W ग्राम, कुछ भी मान लो बेटा। ये भी मान लो जितना जितना यहाँ से डिसोसिएट होगा उतना ही तो यहाँ पे क्या होगा? एसोसिएट होगा, यानी कि जुड़ेगा, डिपॉजिट होगा। तो ये भी x ग्राम होगा, है ना? अब किताब वाले ने x ग्राम नहीं माना है, W माना है, तो हम W ग्राम मान ले रहे हैं। ये सभी लोग W पढ़ाते हैं बेटा, तो W सीखा होगा, W खोजना सीखा होगा, है कि नहीं? तो इसलिए चलो यही मान लेते हैं। तो ये कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है बेटा कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी भी एक सेल में, तो वहाँ पे क्या होता है? जितना अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से सर्कुलेट होता है, यानी कि सर्किट में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा सर्कुलेट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड ऑन इलेक्ट्रोड, कि कितना इलेक्ट्रोड पे कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है या वहाँ से लिबरेट हुआ, यानी कि निकला हुआ है। ये किसके डायरेक्टली है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट ना। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लो इन द सर्किट। यही नियम क्या कहलाता है बेटा? फैराडे का पहला नियम कहलाता है ना। तो W = हम लोग Z/Q, क्योंकि यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आता है जिसे इलेक्ट्रोवैलेंट केमिकल कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ? यही हमारे पास फैराडे का पहला नियम बेटा। तो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बेटा, जो डिपॉजिट हुआ है, लिबरेटेड जो यहाँ से निकल रहा है, एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पर, इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपाती होता है टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितना क्वांटिटी है चार्ज का, पास थ्रू टू द सर्किट या इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? यही हमारे पास फैराडे का पहला नियम। अगला चलते हैं क्वेश्चंस पे। अगले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है बेटा, एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ गिवन रिएक्शंस। ओके, इसमें कुछ नहीं है बेटा, तो मैं डायरेक्टली एक चीज बता दूं कि जितनी भी लाइट वाली रिएक्शंस होती हैं, ऐसी रिएक्शंस 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती हैं, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती है। ऐसी रिएक्शन 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। ऐसा क्यों बेटा?
क्योंकि लाइट वाली रिएक्शंस पे यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होते हैं एक्चुअली, ये कंसंट्रेट इसका जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है ये डिपेंड नहीं करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो हम इसके लिए कंसंट्रेशन इस तरीके से लिखते हैं, रेट इक्वल टू, यहाँ पे H2 है बेटा, H2, और यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन Cl2, ये भी रिएक्टेंट है। इन दोनों के कंसंट्रेशन पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, तो कंसंट्रेशन के पावर हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, है ना। यानी बढ़ते हुए टाइम के हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है। अगर कंसंट्रेशन वैरी नहीं करती है बेटा, तो इस तरीके से जो भी रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं, ऐसे रिएक्शन के रेट जो होते हैं कांस्टेंट रह जाते हैं। और जब रेट क्या हो जाते हैं बेटा, कांस्टेंट हो जाते हैं, तो ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होती है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती है। क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो भी कंसंट्रेशन इसके चेंज करने पे या बदलने पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, वेरी नहीं करता है। तो सारे के सारे ऑलमोस्ट जितने भी लाइट रिएक्शंस होती हैं वो सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, कांस्टेंट होती है। इसलिए ये कैसी होती है बेटा, यहाँ पे डिपेंड नहीं करती हैं, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती हैं। क्लियर। अब जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए हमारे पास क्या होगा बेटा, इसका यूनिट क्या होगा, रेट कांस्टेंट का। तो ये हम लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी हटा के K लिख सकते हैं बेटा, ये 0 है तो 1 और ये भी 0 है तो 1। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमारे पास रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। और इसकी यूनिट हम लोग पीछे लिख करके आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट की यूनिट क्या होती है बेटा, कंसंट्रेशन पर यूनिट क्या होती है बेटा, टाइम। कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर, और टाइम है बेटा सेकंड। क्लियर है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, और ये आ जाएगा सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया इसका यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट आ गया। क्लियर हुआ बेटा। अगला मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है कि हाउ डज एटॉमिक रेडियस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट चेंज अक्रॉस द सीरीज। अब तुम्हें समझना चाहिए बेटा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं बेटा कि ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द ट्रांजिशन एलिमेंट, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि जब भी हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, यानी कि स्पेशली मैं बात कर रहा हूं बेटा किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट की। सुनना जरा, डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो तुमने पीरियोडिक टेबल जब पढ़ा होगा बेटा अपनी जिंदगी में, पढ़ा तो ही होगा उम्मीद करता हूँ, और ना पढ़ा हो तो कोई बात ना, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया, फिर कभी छोटा बन जाता है कभी बड़ा बन जाता है। सुनो, तो यहाँ पे कुछ ऐसे सीखा होगा, यहाँ पे होते हैं फर्स्ट ए के मेंबर, यहाँ पे तुमने सीखा होगा यहाँ पे होते हैं सेकंड ए के मेंबर, यानी कि यहाँ पे ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ पे ग्रुप नंबर सेकंड प्रेजेंट होते हैं ना। सिमिलरली यहाँ पे इधर पी ब्लॉक प्रेजेंट होता है, इधर क्या प्रेजेंट होता है, पी ब्लॉक, इधर एस ब्लॉक, पूरे के पूरे को क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बीच में, और इन एलिमेंट्स को एक्चुअली क्या बोलते हैं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इन्हीं को बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हीं को बोलते हैं बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल जा करके देखना, और जो बीच में प्रेजेंट है ना बेटा, ये वाले इन्हीं को क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। क्लियर है। सुनो, ओके। तो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट का थोड़ा सा एक व्यू समझ में आ गया कि हमारे पीरियोडिक टेबल के बीच में प्रेजेंट है, इतना तो समझ में आ ही गया। अगले से अब यहाँ पे जो प्रेजेंट है, कौन से प्रेजेंट है बेटा, ये एटॉमिक नंबर 21 से स्टार्ट होते हैं। जाहिर सी बात है बेटा, ये एंड तक नहीं जाते, तो यही कहीं ना कहीं खत्म हो जाते होंगे, फिर यहीं से स्टार्ट होंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर, ये फर्स्ट जो होता है, यहाँ पे स्कैंडियम स्टार्ट होता है ना। तो यहाँ पे कौन से, यहाँ पे फोर्थ पीरियड के मेंबर्स से स्टार्ट होता है, फोर्थ पीरियड के मेंबर्स से, है ना, फोर्थ पीरियड के मेंबर्स से। तो यह फोर्थ पीरियड, यानी कि जब भी हम बात करते हैं पीरियड की, तो यहाँ पे n बराबर क्या हो गया, फोर्थ पीरियड, और d की जब बात करते हैं तो n-1d पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3d। जब बात करेंगे फोर्थ पीरियड का तो कितना आएगा, 3d। 5 पीरियड की बात करूंगा तो कितना आएगा, 4d। 6 पीरियड की बात करूंगा तो कितना आएगा, 5d। एक घट करके d आता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 3D सीरीज जो आती है, देखना जरा, अगले पेज पे लिख देता हूँ डायरेक्टली। देखो मेरे पास सीरीज आती है डी ब्लॉक की, डी ब्लॉक। यहाँ पे
नहीं 4 सीरीज होती हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते ही हैं 3। तो हमारे पास 3 सीरीज डी वाली एग्जिस्ट करती है। एक को बोलते हैं बेटा 3D सीरीज, 3D सीरीज, एक को बोलते हैं 4D सीरीज, 4D सीरीज, और एक को बोलते हैं 5D सीरीज। देखते रहना, एक को बोलते हैं 5D सीरीज। 3D सीरीज में कौन कौन से आते हैं बेटा? साइंस टीचर, देखना बेटा, साइंस टीचर, वेरी क्रोअर, मांगे फीस, कोई नहीं, कुछ जाने, ये वाले होते। साइंस टीचर, वेरी क्रोअर, मांगे फीस, कोई नहीं, कुछ जाने, ये 3D सीरीज के होते हैं। सिमिलर पैटर्न में हमारे पास ये जरूरी नहीं, मोहब्बत, बहुत अच्छे, अरे ध्यान दो पढ़ने पे, ये ऐसे ही बोलते हैं, ये जरूरी नहीं, गायब, तेरी, रुलाती रहे, पहले, अगर कोई दोस्त, ये जरूरी नहीं तेरी रुला, ये वाला गायब करने को बेटा, ये जरूरी नहीं तेरी रुलाती रहे, पहले अगर कोई दोस्त, मिला लोगे, मिला इसमें, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? ये वाले। उसके बाद मेरे पास एक और आता है, लाया हूं, क्या लाया हूं ऐसे याद रख लेना, उसके सीरीज जाके देखना, लाया हूं तेरे वास्ते, अरे हाफनी में लिख देता हूं, लाया हूं तेरे वास्ते, वाह वाह, रहमते, ठीक है, उस इश्क पे, ठीक है भाई, सोने मरने की, ये मरकरी है मरने की, ये सोना है, गोल्ड, दैट इज कॉल्ड सोना। तो लाया हूं तेरे वास्ते रहमतें वुसो इश्क पे, सोने मरने की। तो पूरा इसे साइंस टीचर, वेरी क्रोअर, मांगे फीस, कोई नहीं, कुछ जानिए। 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पहले अगर कोई दोस्त, ऐसे ही बेटा फ्लो में निकल गया। ये वाला है, लाया हूं तेरे वास्ते रहमतें उस इश्क पे, सोने मरने की, ठीक है, ये मेरे पास है। अब इनकी हम बताएं रेडियस के बारे में, तो सिमिलर जो रेडियस मेरा ये पैटर्न फॉलो करेगा, सिमिलर पैटर्न ये भी फॉलो करेगा, इसलिए हम कुछ मिटाने वाले हैं। और मिटाने वाली ये है बेटा कि थोड़ा सा तुम ये देखो कि इसके नीचे ये वाला भी थोड़ा सा याद कर लो, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथनम, है ना। ऐसे सिला याद रख सकते हो, सिला, एस दिया है इसने, सिला किसका? इसका, बात समझ रहे, यानी स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथनम। उसके बाद तुम ऐसे याद कर सकते हो, टी जरा हाफ, चाय आधी दो, टी जरा हाफ, इस तरीके से याद कर सकते हो। इस तरीके से ये याद कर सकते हो, वो नवाब थे, कहाँ के थे? वो नवाब थे, कहाँ के? लखनऊ के, आसिफुद्दौला बेचारा, ठीक है, नवाब थे। तुम नहीं बनने की कोशिश करना, वरना सारे के सारे नवाबी जो है ना, वो बोर्ड में दिक्कत कर जाएगी। वो नवाब थे। इसी तरीके से करो, मोटा, जिम, बड़े हैं भाई, डोले सुन, ठीक है। मन तक रे, यहां पे फेरस बोलते हैं आयरन को, दैट इज कॉल्ड फेरस, फेरस, बस इतनी याद करना, बहुत ज्यादा नहीं याद करना। तो ये करो, सिला हो गया यानी स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथनम हो गया, टी जरा हाफ हो गया यानी कि टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफियम हो गया, ये वैनेडियम, नोबियम, और ये हो गया टेक्नीशियम, ये क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन हो गया बेटा, मैग्नीज हो गया, टेक्नीशियम हो गया, रिहेडियम हो गया, फेरिक हो गया, और यहाँ पे हमारे पास यानी कि आयरन हो गया, रूहेडियम हो गया, हमारे पास ये क्या हो गया? ऑस्मियम हो गया। इतना जरूर याद रखना, है ना। अब हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस ऐसे ही थोड़ी 4 नंबर मिल जाएंगे, लिखना तो पड़ेगा। सर ऐसे ही लिखेंगे, अबे वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, वैसे लिखेंगे। एटॉमिक रेडियस यहां से छाट लो। देखो हमारे पास स्कैंडियम है बेटा, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, फेरिक है, कोबाल्ट है, हमारे पास निकिल है, हमारे पास निकिल नहीं है, कॉपर है, निकिल है, कॉपर है, जिंक। देखा गया जो इसका रेडियस है ये आता 144 पिकोमीटर, इसका देखा गया ये आता 132 पिकोमीटर, इसका देखा गया 122 पिकोमीटर, इसका देखा गया 117 पिकोमीटर, इसका भी देखा गया 117 पिकोमीटर, इसका भी देखा गया 117 पिकोमीटर, इसका देखा गया 116 पिकोमीटर, इसका देखा गया 115 पिकोमीटर, इसका देखा गया बेटा 116 पिकोमीटर। ऐसे कुछ होता है क्या?
और इसका जब देखा गया ना तो ये आ गया 125 पिकोमीटर। एक्सपेरिमेंटली है, ऐसे पता चला कि इसका रेडियस इतना पिकोमीटर आता है। लेकिन यहाँ पे जवाब पूछता है बेटा क्या वजह है ना, क्या कारण है कि ऐसा होता है। तो हम तो भाई बात करेंगे वजह पे, ये नहीं कहोगे वजह, नहीं नहीं तुम्हारे दिमाग में जो खुराफात है उसे हटा दो बेटा, वजह पता चले वजह तुम हो ना। साइंस टीचर वेरी ग्रोवर मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, इस तरीके से इसे अरेंज करना बहुत आसान है। सुना बेटा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है बेटा 21, अभी तो बताया था। तो इसका कितना होगा 21, इसका कितना होगा 22, इसका कितना होगा 23, इसका कितना होगा 24, इसका कितना होगा बेटा 25, 26, 27, 28। अबे पहाड़ा तो होता है, गिनती तो आता है। यह क्या हो जाए 30, बहुत अच्छे बेटा। कुछ लोग हो सकता है पीछे से गए 30, है ना, 30,000 किसी के आगे लग जाए 30,000, ऐसा कुछ ना, यहाँ पे 30,30 की बात हो। सुना बेटा, तो यहाँ पे हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, मान लो 21 का कर रहे हैं तो क्या करेंगे 1s2, ठीक है बेटा, 2s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2p6, हमारे पास 3s2, हमारे पास 3p6, हमारे पास 4s2, हमारे पास d आएगा 3d1। कुछ लोग कह रहे हैं सर यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पे ये 21 हो गए इलेक्ट्रॉन। तो बेटा यहाँ पे 10 क्योंकि ये 4 और 6 10, और यहाँ पे भी ये और 10 क्योंकि ये 2 2 4 और 6 10, यानी कि ये 20 हो गया। और बेटा ये अगर 20 हो गया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये कितना हो गया 21 ना, ये तो 21 हो गया। ठीक है, कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे बेटा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं एटॉमिक नंबर 21 तक का, तो मुझे पता चलता है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाता है, d ऑर्बिटल्स में जाता है। और d में कितना हुआ d1, दैट इज कॉल्ड d ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये d ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें कितना है d1, इसमें कितना है बेटा d2, इसमें कितना आएगा d3, क्योंकि भरना तो इसी में है, बाकी तो सारे भर चुके हैं। इसमें कितना आएगा d4, इसमें कितना आएगा, बस जब भी d4 आता है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन अपने बगल वाले जो 4s वाले यहाँ से चुरा लेता है और स्टेबिलिटी को मैनेज करने के लिए यहाँ पे आ जाता है d5। बात समझ, लेकिन हम यहाँ पे स्टेबिलिटी को अभी थोड़ा सा दूर रखते हैं, हमें लिखना है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो एग्जिस्ट किस फॉर्म में करना चाहिए था d4 में, कर रहा d5। यहाँ पे कितना आएगा d5, यहाँ पे कितना आएगा बेटा d6, यहाँ पे कितना आएगा d7, यहाँ पे कितना आएगा d8, यहाँ पे कितना आएगा d10। ये भी स्टेबिलिटी के लिए जब d9 होता है ना तो यहाँ पे d10 कर लेता है, लेकिन करना चाहिए था किसमें बेटा d9 के फॉर्म में। यहाँ पे कितना आएगा d10 आएगा ना। ऐसे एलिमेंट d ब्लॉक के ऐसे एलिमेंट जिसमें d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड नहीं है, पूरी तरीके से भरे नहीं है बेटा किसी भी आयनिक स्टेज में या एटॉमिक स्टेज में, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। दोबारा सुनो, ऐसा एलिमेंट जो d ब्लॉक एलिमेंट्स हो जिसमें d में इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से नहीं भरे हों, चाहे एटॉमिक स्टेज में और चाहे आयनिक स्टेज में। आयनिक मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल करके, है ना, जहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं स्टेबल फॉर्म में, ऐसे नहीं निकालते चले जाएं सब खाली कर दे पूरा। ठीक है, स्टेबल फॉर्म में। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी पार्शियल फील्ड d ऑर्बिटल्स एलिमेंट इज कॉल्ड एज, उन्हीं को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट है। देखो ये तो d9 में एग्जिस्ट कर सकता है, कोई टेंशन नहीं, तो ये भी है। ये वाला d10 जो है ये कभी भी +2 के फॉर्म में अगर करोगे तो कोई टेंशन नहीं, s वाले इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इसके अलावा है। बात समझ पा रहे बेटा, आगे चलो। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे हम अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करो बेटा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, d में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे d में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे d में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे d में मान सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, है तो 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे d में 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने 7, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने 8, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन या 9, यहाँ पे कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छी बात, थोड़ी देर के लिए रुकना। तुमने एक चीज सीखा होगा बेटा कि हमारे पास कुछ एटम इस तरीके से होते हैं, ये न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ होता है सेल, ये सेल होता है बेटा, ये सेल होता है, अरे वही KLMN समथिंग, ठीक है, सेल होता है। ऐसे एक और सेल बना लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे भर दिया। ये मत कहना कि n = 1 सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरे भर दिया, ठीक है यार,
समझो, समझने की कोशिश करो बस। तो ये हमने बाहर वाला बनाया, ये होता है आउटर शेल। बाहर वाला जो शेल बनाया इसे क्या बोलेंगे? आउटर शेल। बाहरी कश बोल दिया हमने। ये वाला इनर कश है, आंतरिक कश है ना, इनर सेल है। सुना बेटा, ये इनर सेल है, इनर सेल। तो इनर सेल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आउटर सेल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये आउटर सेल वाले भी यहां पे हमारे न्यूक्लियस के साथ क्या होना चाहते हैं? अट्रैक्ट होना चाहते हैं न्यूक्लियस के साथ। क्यों? न्यूक्लियस होता है पॉजिटिवली, ठीक है। ये वाले भी, इनर वाले भी अट्रैक्ट होना चाहते हैं, कोई टेंशन नहीं बेटा। लेकिन ये वाली जो है ना, इनर सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये आउटर सेल वाले को क्या करने चाह रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे लगता है क्या बेटा? रिपल्सन। इसे क्या करते हैं? रिपेल करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। जब ये इसे हटाना चाहते हैं तो ऐसा लग रहा है ये बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले कहते हैं भैया न्यूक्लियस के पास मत जाओ, यानी कि ऐसे ही बैठ के चारों तरफ से वैसे घेरा बना करके और कहेगा बिल्कुल भी मत जाओ अंदर की तरफ, यानी कि उसे बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं ना, शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, समझे? प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, बचा रहे हैं आउटर वाले सेल के इलेक्ट्रॉनों को इनर वाले सेल से। जब भी बचाते हैं तो इस वाली जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं शील्ड इफेक्ट कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, या कभी कभी इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तुम सोचो ना जरा, इलेक्ट्रॉन अगर जितना ज्यादा अंदर की तरफ होंगे उतना ज्यादा इस पर रिपल्सन होगा, उतना ज्यादा अगर रिपल्सन होगा तो उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा ना। हाँ, अगला देखो, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा जब इनर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी, तो अच्छे से रिपेल कर पाएंगे, अच्छे से शील्डिंग इफेक्ट होगा। लेकिन एक चीज और है, फोर्स है। फोर्स है क्या? न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा है? इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये खींचने की कोशिश कर रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो खींचने की कोशिश करता है, और शील्डिंग इफेक्ट जो करता है वो भगाने की कोशिश करता है। नेट क्या होगा? नेट बेटा या तो बैलेंस हो जाए, या तो नहीं, चार्ज ज्यादा हो, बैलेंस हो जाए, या तो चार्ज ज्यादा हो, इसी पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे बैलेंस हो गया तो साइज उसका क्या हो गया? फिक्स। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाए शील्डिंग इफेक्ट से तो क्या होगा? खींच जाएगी उसकी तरफ से। न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा हो जाएगा तो खींच जाएगी, साइज छोटी हो जाएगी, साइज छोटी। यानी कि जब ऐसा हो कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा हो। अगर न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, अगर ये ज्यादा हो शील्डिंग इफेक्ट से, शील्डिंग इफेक्ट से बेटा अगर ज्यादा हो तो यहाँ पे साइज क्या हो जाएगा? घट जाएगा, साइज घट जाएगी। अगर न्यूक्लियर फोर्स और शील्डिंग इफेक्ट बराबर हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा? साइज कांस्टेंट हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाए बेटा, शील्डिंग इफेक्ट यानी कि इसे यहाँ से पुश कर रहा होगा बाहर की तरफ, शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ रहा है, खूब बढ़िया से रिपल्सन लगा रहा है, तो ये दूर दूर इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे ना, भाग जाएंगे इलेक्ट्रॉन दूर दूर, तो उसका शेल भी तो फैल जाएगा, शेल फैल जाएगा तो एटम का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा हो जा रहा है न्यूक्लियर फोर्स से, तो क्या होगा? यहाँ पे साइज क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बात सुनना बेटा, बात सुनना। शील्डिंग इफेक्ट कैसे बढ़ेगा? देखो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास s ऑर्बिटल होंगे। क्यों? आउटर ऑर्बिटल भाई, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो आया 4s2 3d1। ये देखो, ये 3 वाली है, यानी कि n की बराबर कितनी? 3। ये s वाले के लिए n बराबर कितना? 4। तो हमारे पास आउटर सेल कौन सा? 4s, यानी कि s वाली बाहर, ठीक है। अंदर कौन सा है? d वाली। तो d में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाए, d में अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाए तो 4s वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपेल करना शुरू करेगा। रिपेल करना शुरू करेगा तो साइज क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे d में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है ना, वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब बढ़ता है तो एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है साथ में। जरा जाओ तो दिमाग को जोड़ दो, तोड़ नहीं दो, जोड़ दो। जैसे जैसे यहाँ से यहाँ जाते हैं बेटा तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो यहाँ पे प्रोटॉनों की भी तो संख्या बढ़ती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बराबर होता है किसके? प्रोटॉन के ना। प्रोटॉन बढ़ता है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन ही तो है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ध्यान दें, कहाँ से कहाँ तक? ओ बेटा कौन सा कलर ले लिया? तो बेटा यहाँ से अच्छा कलर लो, चलो यहाँ से यहाँ तक होता क्या है कि इस कंडीशन में यहाँ पे बेटा न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होता है, शील्डिंग इफेक्ट से प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पे साइज हमारा क्या होता है बेटा? साइज डिक्रीज करता है। तो यहाँ से यहाँ जाने पे साइज देखो 144 था, 132 हो गया, 122 हो गया, 117 हो गया, घटना शुरू कर देता है।
लेकिन जैसे और इलेक्ट्रॉन आते हैं और इलेक्ट्रॉन डी में आते हैं, डी में 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, डी में 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, इतना ज्यादा हो जाता है कि ये बढ़ते 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 शील्डिंग इफेक्ट बढ़ते बढ़ते न्यूक्लियर फोर्स के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहां से लेकर के बेटा यहां तक लगभग क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स ये बराबर हो जाता है नियरली शील्डिंग इफेक्ट के, जिसकी वजह से यहाँ पे साइज क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है, बराबर हो जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे D10, D10, D9, D10 इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, समझे। इलेक्ट्रॉन जब बहुत ज्यादा डी में बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है, इस वजह से साइज अचानक से क्या होने शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे साइज क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, यहाँ पे साइज बढ़ जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है न्यूक्लियर फोर्स से ना, तो साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है, तो यहाँ पे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लगभग बराबर हो रहा है, यहाँ पे लगभग बराबर है, लगभग बराबर है सभी, वैसे मान सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ पे सबसे कम किसका है, निकेल का 115 है पिकोमीटर। तो सबसे कम यानी कि 3D सीरीज में सबसे कम एटॉमिक रेडियस किसका है बेटा, निकेल का है, निकेल का है, निखिल का नहीं है। आ जाओ, तो हमारे पास वेरिएशन क्या आई बेटा, जो भी वेरिएशन है सिमिलर वेरिएशन होंगे, ट्रेंडिंग होंगे, ऐसे ही चलेगा। नीचे वाले के साथ क्या होता है सुना। अब तुमने देखा होगा ये 3D सीरीज है, तुमने देखा साइंस, टीचर, वेरी, क्रोवर, मांगे, मांगे फीस, कोई नहीं, कुछ जाने, इस तरीके से है ना, इस तरीके से देखा। ऐसे मेरे पास 4D सीरीज आती है, 4D सीरीज यहां पे आता है एट्रियम, एट्रियम के पास टी जरा हाफ, जर्कोनियम, नयावियम, मॉलिबेडनम, टेक्नीशियम, रुथेडियम, रुहेडियम। इससे नीचे आता है 5D सीरीज। 5D सीरीज में क्या आता है बोलो जरा, 5D सीरीज में आता है लैंथेनम, लैंथेनम से स्टार्ट होता है, लैंथेनॉइड्स यहाँ आते हैं, है ना जरा। यहाँ पे हाफनियम आता है, यहाँ पे क्या आता है भाई, ला टेक्नीशियम नहीं, टेंटेलियम होता है। उसके बाद कौन सा होता है, टवर्ना, राइस, इस तरीके से बहुत सारे, अभी तो दिखाया था क्या क्या होता है ना, लाया हूं तेरे वास्ते रहे, मतलब उस इसके पे सोने मरने की, ये सारे वाले होते हैं। सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूं बेटा, जब मैं यहां पे लिखता हूं एटॉमिक नंबर, तब मुझे कुछ एक नया ट्रेंड दिखने को मिलता है। नया ट्रेंड क्या, यहां पे एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, सॉरी 27, 28, 29, 30, यहां तक रेगुलर ट्रेंड में एटॉमिक नंबर मिल रहा है, समझ रहे। उसके नीचे जस्ट आते, तो यहां पे कितना आएगा 39, 39, यहां पे कितना आ रहा अभी 40, 41, 42, 43, 44, रेगुलर ट्रेंड में मिलता है मेरे को, और जाकर के आ जाता है 48 तक, कैडमियम 48। तो यहां पे हमारे पास लास्टली क्या आता है बेटा, कैडमियम आ जाता है, और कैडमियम क्या जाता है 48। 4D सीरीज और 3D सीरीज में एक रेगुलर ट्रेंड ऑफ एटॉमिक नंबर्स मिलता है, ठीक है। 5D सीरीज, 5D सीरीज में इसका एटॉमिक नंबर जो होता है ये होता है 57, हो शिट। और इसका जब बात करता हूं बेटा तो ये होता है 72, 72, 73, 74, 75, बात सुनो। ये बाकी की जो एलिमेंट्स है, ये 14 एलिमेंट्स, ये कहां चले गए हैं, 14 एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है भाई, कहां चले, उड़ गए क्या, नहीं नहीं है उसी में, उसी थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट है, लेकिन उसे अलग पीरियोडिक टेबल से बाहर निकाल दिया गया है। वो F ब्लॉक एलिमेंट है, लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स से ना, 14 एलिमेंट, 28 एलिमेंट से, उसे बाहर रख दिया गया है यहां से। तुम कहते हो कि सर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, ये भी ठीक है, वैसे वैसे न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता है, साइज घटता है। सर साइज ऐसे ऐसे घटना शुरू हो जाता है, तो सर इसका भी साइज घटना चाहिए, बिल्कुल सही है, इसका भी साइज वहीं तक घटेगा जहां तक ये घटना चाहिए, इसका भी साइज ऐसे ही घटना चाहिए था, बिल्कुल सही जवाब है, ऐसे घटना चाहिए था। लेकिन तुम सोचो जब ऊपर से नीचे आते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होता है, नंबर ऑफ पीरियोडिक पीरियड्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं, बराबर 1। तो पीरियड नंबर जो होता है ना बेटा, वो बराबर होता है सेल नंबर के। एक अगर पीरियड नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं तो 1 सेल होंगे, सेकंड की बात कर रहा हूं 2 सेल, थर्ड की बात कर रहा हूं 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल से, ऐसा सेल की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, सेल की संख्या बढ़ रही है। अगर सेल की संख्या बढ़ती है ना बेटा, तो यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो हमारे पास एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पे रेगुलर ट्रेंड है, इसलिए हमारे पास देखा यहाँ पे रेगुलर ट्रेंड है,
कोई एटॉमिक नंबर में वेरिएशन नहीं है, सब रेगुलर चल रहा है, यहाँ पे भी रेगुलर चल रहा है। तो ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका साइज क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब मैं बात करता हूं, सॉरी, इनका साइज क्या होता है, बराबर होता है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब मैं बात करता हूं इनका साइज क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे 14 एलिमेंट्स जो गायब हो गए बेटा, ये बढ़ना तो चाहिए था, वहां तो बढ़ना चाहिए था। लेकिन 14 एलिमेंट्स जब गायब हो गए यहाँ से, तो यहाँ से ऐसे लग रहा है इधर से इधर जाने पे साइज घटना चाहिए था, घटते घटते बहुत छोटी हो गई, और इस छोटी वाली को उठा के यहाँ ले आया, क्योंकि यहाँ 40 एलिमेंट्स यहाँ से निकाल दिया, इसलिए इनका साइज क्या हो गया, घट गया। और ये बढ़ता चाहिए तो घट गया, तो घट के लगभग इनके क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका साइज क्या हो जाता है, इसके क्या हो जाता है बेटा। तो इसका ट्रेंडिंग इतना जरूर लिख के आना बेटा, ऐसे लिख के आना 3D 4D 5D। तो यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, और यहाँ पे यट्रियम, लैंथेनम, यहाँ पे टी जरा हाफ, यहाँ पे वो नवाब थे, पता नहीं कहाँ के थे, नवाब थे, करो मोटा। क्लियर हुआ बेटा, इसका लिख के आना। इधर से इधर जाने पे घटता है, इधर से इधर जाने पे घटता है, इधर से इधर जाने पे बढ़ता है, साइज बढ़ता है। इसका लगभग इसका बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे अभी इसके बाद से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, एलिमेंट्स, इसलिए इसका लगभग बराबर हो जाता है। तुमसे पूछा जाएगा ऐसा क्यों बराबर होता है, तो हम कहेंगे यहाँ पे 4D एंड 5D सीरीज की जो एटॉमिक रेडिया है बराबर हो जाता है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, निकल जाता है यहाँ से, समझे। क्लियर हुआ बेटा, ये है ट्रेंड है। तो हमारे पास ये है बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट की, अरे सॉरी कहाँ गया, कुछ ज़्यादा बता दिया क्या, नहीं ठीक। हाँ, तो इस तरीके से बेटा यही है, ऑन द मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट ट्रांजिशन सीरीज। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है बेटा, बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है, इंक्रीजिंग ड्यू टू वीक शील्डिंग इफेक्ट। बात समझना, ड्यू टू दिस सीरीज, यानी कि क्या होता है ना सीरीज, साइज फर्स्ट क्या होता है, डिक्रीज करता है, सबसे पहले क्या होता है बेटा, घटता है साइज हमारे पास, उसके बाद कांस्टेंट रहता है, फिर अचानक से बढ़ जाता है, यही होता है, यही लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, घटता है, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ता, इंक्रीजिंग वीक शील्डिंग इफेक्ट ड्यू टू दिस, यार साइज डिक्रीज करता है, देन बिकम कांस्टेंट रहता है एट द एंड ऑफ सीरीज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन साइज इंक्रीजेस। क्लियर, यही लिखना, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। लिखना इतना ही है, समझाया इतना ताकि तुम समझ जाओ, समझे। आगे चलो, अगला क्वेश्चन मेरे पास आते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन आता है मेरे पास, क्या आता है, आजा भाई, आ गया। व्हाट इज लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या है बेटा। तो तुमने पढ़ा होगा, एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा होगा या केमिकल कंपाउंड्स पढ़ा होगा। लिगेंड्स, लिगेंड्स क्या होते हैं, यहाँ पे सुनना बेटा, यहाँ पे हमारे पास कुछ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में बात करता हूँ। मान लो मेरे पास यहाँ पे लिखा है K4FeCl का होल 6। हम ये एग्जाम्पल बहुत देते हैं, बिकॉज ये याद है मुझे, ऐसा नहीं है, समझे, ऐसा नहीं है कि यही याद है इसलिए सर यही एग्जाम्पल देते बार बार, कोई बात ना। अबे ये समझाना आसान है, समझाना तो सब आसान है, लेकिन अभी दिक्कत हो जाती है तुम्हें, ठीक है। सुना, यहाँ पे मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को अगर सराउंड करके लिखें ऐसे, ये पूरा का पूरा सराउंड एक कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इसे हम कहते हैं केमिकल कॉम्प्लेक्स, केमिकल कॉम्प्लेक्स कहते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद कुछ ब्रैकेट जैसे नाम नजर आ रही होगी, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, इसके अंदर ये एक स्फीयर बना डाला, लो इसके अंदर जो प्रेजेंट है इस ब्रैकेट वाले के अंदर, इसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं, एंटिटी, या इसे स्फीयर बोल देते हैं, कभी कभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इस स्फीयर केमिकल कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स का स्फीयर है, इन दोनों के बीच में एक और स्फीयर ये जो एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, ये वाला, ये वाला, इसे हम नाम दे देते हैं आयनिक स्फीयर, आयनिक स्फीयर, आयनिक स्फीयर। तो आयनिक स्फीयर में कौन है बेटा, आयंस प्रेजेंट है, K+ प्रेजेंट है, हो सकता है सल्फेट हो, इधर प्रेजेंट हो सकता है नाइट्रेट हो सकता है क्लोराइड हो, समथिंग समथिंग डॉट डॉट सो ऑन, कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ओके, नाउ कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर
कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर ये है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे Fe लिखा है और यहाँ पे Cn का होल 6 ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। तो जो मेटल होता है बेटा, ये मेटल, इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल, इसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल बोलते हैं, सेंट्रल मेटल बोलते हैं। इस सेंट्रल मेटल से जो चीज जुड़ा होता है ये वाला सेंट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यानी स्फीयर के अंदर जो सेंट्रल मेटल से जुड़ा होता है, ये वाला जुड़ा है ना, इसे कहते हैं लिगैंड्स, इसे बोलते हैं लिगैंड्स। लेकिन इतनी सी बात से इसे लिगैंड्स नहीं बोलते या लिगैंड्स नहीं बोलते, अपनी प्रोनाउंसिएशन सुधार लो सब लोग, हम जो कह रहे हैं वही बोल लो, जरूरी नहीं है हमारा सही हो, ठीक है, बहरहाल ठीक है। ऐसे देखो, इस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो ये हमारे पास मेटल है ना बेटा, इस मेटल को कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल है, इस मेटल को नाम देते हैं क्या बेटा, सेंट्रल मेटल। उससे जो जुड़ा हुआ मेरे पास मॉलिक्यूल से या एटम से या आयन से, उसे एक्चुअली क्या बोलते हैं, लिगैंड्स बोलते हैं। तो ये मेरे पास लिगैंड्स है, कुछ भी जुड़ा हो सकता है, अमोनिया हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, हाइड्रोक्सिल हो, कुछ भी हो, इससे हम लिगैंड्स बोलते हैं। लेकिन इसने ही बेसिस पे नहीं बोलते, एक्चुअली ये लिगैंड्स क्या करते हैं, इसके पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमने ये पढ़ के आया, अभी तो पढ़ के आया बेटा कि ये आयरन जो है हमारे पास 3D सीरीज का है। 3D सीरीज का एलिमेंट्स अगर है तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। यस सर, अगर ये डी ब्लॉक एलिमेंट है तो उसके पास ब्लॉक खाली है, डी ऑर्बिटल क्या है, खाली है। अबे D6 ही तो इलेक्ट्रॉन है, उसमें डी ये भी खाली और 4D भी खाली है, समझे, 4th पीरियड के मेंबर है। तो 4D भी खाली है, ये भी डी खाली है, बहुत सारे डी खाली है, समझे। तो इसके पास डी ऑर्बिटल बैक एंड खाली है, किसके पास, इस सेंट्रल मेटल के पास। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सकता है बेटा, रिसीव कर सकता है ना। तो लिगैंड्स के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन Cn-, देख भाई ये Cn- है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा मॉलिक्यूल्स, ऐसा एटम, चाहे न्यूट्रल हो, चाहे प्लस हो, चाहे नेगेटिव हो, कुछ भी हो, एटम्स या आयंस विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम, जो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, लिगैंड्स बोलते हैं, यानी कि लिगैंड्स बोलते हैं। दोबारा सुनो, तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमारे पास होगा Fe, और इसके क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यानी कि ऐसा एटम या आयन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे किसको, सेंट्रल एटम को, ऐसे आयन या एटम को क्या बोलते हैं बेटा, लिगैंड्स बोलते हैं। बात समझ पा रहे, लिगैंड्स। तो यहाँ पे लिगैंड्स कौन सा है, साइनाइड है, साइनाइड जुड़ा है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल के अलावा सब क्या है, लिगैंड्स है। तो आओ पढ़ लो तो बेटा, आयंस या एटम या मॉलिक्यूल्स विच बाउंड टू द सेंट्रल एटम से जो जुड़े हैं बेटा, या आयन से इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर, इस कॉल्ड एज लिगैंड्स, उन्हें लिगैंड्स कहा जाता है। लेकिन ये ठीक है यार, यहीं तक ठीक है। लिगैंड्स शुड हैव, अबे डांट रहा है, कह रहा होना चाहिए तो होना चाहिए, समझे। Ligands should have lone pair of electron in their valence orbital, इनके valence orbital में lone pair of electron होना चाहिए, which can be donated to क्या, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल एटम या आयन को क्या कर सके, डोनेट कर सके, इसलिए यहाँ पे होना चाहिए। अगला चलो, अगला मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3 का डी। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर 5% एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। बहुत अच्छे, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर की बात कर रहा है बेटा, ठीक है, वेपर प्रेशर कह रहा है, यानी कि ये कह रहा है वो, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहा है बेटा, ठीक है। ये 5% एक्वस यूरिया सोल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम, ये जितना भी मैं टिक कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट, वेट बाय वॉल्यूम एट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिग्री है भैया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। मॉलिक्यूलर वेट दिया है बेटा किसका, यूरिया का दिया है 60 ग्राम यूरिया पर मोल दिया हुआ है। यहाँ पे ये वैल्यू थोड़ा सा करेक्ट करो बेटा, आर की वैल्यू होती है 0.0821, जहाँ पे भी लिखा होगा वहाँ गलत लिखा था, ATM केल्विन इनवर्स है बेटा, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, क्लियर है। ये यूनिट दी गई आर की वैल्यू, एक्चुअली ये आर ना कह के इसे सोल्यूशन में एस बोला जाता है, सोल्यूशन कांस्टेंट बोला जाता है, गैस कांस्टेंट बोलते हैं बेटा गैस में, यहाँ पे सोल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेटर ATM केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ये होता है इसका यूनिट, ठीक है। तो बेटा सॉल्व क्या करना, यहाँ पे निकालना क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर,
ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें 3 चीज़ें ऐसी हैं जो जानना ज़रूरी है। नंबर 1 ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, नंबर 2 ये 5% वेट बाय वॉल्यूम है, ये क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म है। तो ये कंसंट्रेशन जो टर्म है बेटा ये है क्या, ये लिखा क्या हो, एग्जैक्ट वैल्यू होती क्या है। दूसरी कंडीशन तुम्हें ये सीखना है बेटा कि यहाँ पे जो चीज़ दिया है अब हम इसे अप्लाई कैसे करें, क्लियर है। तो हमारे पास कुछ दिए हैं, इसे सबसे पहले नोटिफाई करें। यहाँ पे क्या दिया है देखना बेटा, तो हम लिखेंगे गिवन वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट, सबसे पहले ऐसे छोटू सा। तो यहाँ पे क्या दिया, 5% दिया है बेटा, क्या वेट बाय वॉल्यूम दिया है यूरिया, ठीक है, यूरिया का वेट बाय वॉल्यूम दिया है। देखो डायरेक्टली का क्वेश्चन लगता है और बहुत आसानी से, हमें कुछ नहीं, हम बताना होता तो आपको बता चुके होते, 23 पॉइंट समथिंग। हम नहीं बताना चाहते, हम चाहते कैसे सॉल्व होता है। देखो ऐसे ही तीर मार लिए बता के रट के आए उनके, ऐसा नहीं है। 5% वेट बाय वॉल्यूम्स यूरिया दिया है, ठीक है बेटा, एक्वस यूरिया सोल्यूशन है। उसके बाद क्या दिया है बेटा, अच्छा इस 5% का मतलब क्या है ये सीखो। इसका मतलब ये वेट है, यानी कि ये जो वेट दिया ये वॉल्यूम में डिसॉल्व है, किसमें, सोल्यूशन में। यानी कि ये जो वॉल्यूम दिया किसका दिया है, सोल्यूशन का दिया है बेटा। यानी कि वॉल्यूम किस है, नीचे है, वेट क्या है, ऊपर है। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ग्राम में 5 ग्राम, और डिवाइड कर सकते हैं, परसेंटेज को डिवाइड कर सकते हैं 100 से, तो ये हो गया वॉल्यूम यानी कि लीटर का। यही तो है भाई, वेट बाय वॉल्यूम दिया, ये लो ये वैल्यू दी है। मतलब यहाँ पे यूरिया का वेट दिया हुआ, यानी कि वेट ऑफ यूरिया दिया है बेटा, वेट ऑफ यूरिया दिया, कितना दिया है बेटा, 5 ग्राम। सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, यानी कि वॉल्यूम, यानी कि आयतन दिया है बेटा, आयतन, वॉल्यूम ऑफ, अबे हमारी तरह मत कहना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया है बेटा, कितना, 100 लीटर, सॉरी लीटर में दिया क्या, ml। क्यों सर जी ml होगा, क्योंकि ये वैल्यू ml में आती है सोल्यूशन की, ठीक है। देखते रहना, ओके ml। जितने भी हिंदी वाले हैं वो ध्यान से सुने कि हिंदी और इंग्लिश में कोई खास फर्क नहीं होता है, बस सिर्फ और सिर्फ अपने वाणों का फर्क होता है। वाण समझते, वाण वैल्यू। ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक दाब, ठीक है। 5% एक्वस यूरिया सोल्यूशन है, 5% है, ठीक है, सोल्यूशन विलेयन का, उसमें यूरिया प्रेजेंट है, वेट बाय वॉल्यूम, भार बटे आयतन वाला, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, किस पे भैया, 27 डिग्री तापमान पर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया ये 60 मोलर भार दिया है, कितना, 60 ग्राम, किसका, यूरिया का। फाइंड करना है ऑस्मोटिक दाब। देखो बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन हुआ, और क्या दिया, और दिया मॉलिक्यूलर वेट दिया, मॉलिक्यूलर वेट दिया, किसका बेटा, यूरिया का दिया है। कितना दिया जरा बताना, हमारे पास दिया है 60 ग्राम, ठीक है। और क्या दिया, और दिया टेम्परेचर दिया है, देख भाई टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर कितना दिया बेटा, यहाँ पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है ना। सर आपसे अगर नहीं होता है 3 घंटे में सॉल्व, तो हमसे क्या होगा बेटा, हम बहुत कुछ समझा रहे हैं, एलेबरेट कर रहे हैं, और पकड़ के समझा रहे हैं ताकि समझ जाओ, वरना हमें कुछ नहीं था, समझे। तुम्हें लिखना है जो रिटन फॉर्म में है वही तुम्हें लिखना है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखना प्रेशर क्या होता है, अरे वही वाला मैंने कहा, यहाँ पे जो गैस कांस्टेंट है ये लिख दिया तो सॉल्यूशन कांस्टेंट कर देते हैं। जो हमारे पास गैस की इक्वेशन होती है ना, पीवी बराबर एनआरटी, वही लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास होता है पीवी बराबर एनआरटी, यही लगता है। बस यहाँ पे पाई इंटू वी कह दिया जाता है, इसी प्रेशर को पाई कह दिया जाता है, पाई वी बराबर एन इंटू, यहाँ पे आर को एस कह दिया जाता है टी। बात समझे बेटा। यहाँ पे एन क्या है, जहाँ पे हम बता दें बेटा, टी क्या है, टेम्परेचर है, जहाँ पे वी क्या है, वॉल्यूम है बेटा, लीटर में रखना है। जहाँ पे पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये मोल्स ऑफ सल्यूट है, बिलाना नहीं कह रहा बेटा, विलय है ना, विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या की बात हो रही है। चल बात करते हैं बेटा, रख दो, कुछ नहीं करना है, निकालना है क्या, पाई। तो यहाँ पे पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एन क्या है, मोल। तो मोल को ये भी तो कर सकते हो, यानी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, किसका बेटा, यूरिया का वेट दिया क्या, हाँ यूरिया के वेट इतना, मॉलिक्यूलर वेट दिया यूरिया का इतना, रखो। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये इधर जाएगा तो वैल्यूम आ जाएगा डिवाइड में, इनटू ये क्या है बेटा, एस इंटू टी, रखो वैल्यू। तो पाई इक्वल टू आ गया, वेट कितना है भाई, 5 ग्राम,
मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60, वॉल्यूम कितना है बेटा 100 ml, 100 ml को क्या करते हैं लीटर में 10⁻³ इनटू एस की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे दी है 0.0821, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और इसे हमें रखना है केल्विन में, तो यहाँ पे 273 जोड़ दे बेटा, जब भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा केल्विन में वैल्यू और ये आ जाएगी 300 केल्विन, बात समझना केल्विन में रखना है, तो यहाँ पे आ गया 300 केल्विन टेम्परेचर। चलो बेटा फटाक से सॉल्व करना शुरू कर दो, यहाँ पे करेंगे और सॉल्व करते हैं अच्छे से। सुनो ये वाला 60 नीचे जाएगा, अरे सुनो भाई 60 नीचे जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 इंटू ये ऊपर जाएगा 10 के बाद प्लस हो जाएगा, प्लस को 1000 लिख सकते हैं, बात समझे। और यहाँ पे ये 60 नीचे आएगा, ये हो गया 60 और ये हो गया मेरे पास 100 पहले से लिखा हुआ है बेटा, और यहाँ पे मेरे पास 0.0821 इंटू 300 ये लिखा। इसे सॉल्व करना है, देखो बेटा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक जीरो, ये जीरो मरा, दूसरा जीरो ये भी मर गया, तीसरा है ये भी मर गया, बात समझ पा रहे। और यहाँ पे मेरे पास है 3 से ये भी मर गया, 3 2 जा 6, बात समझने की कोशिश करें। और इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8.2, इसे लिख सकते हैं 8.2, जब भी हम करेंगे 8.2 तो इनकी 10⁻² कर सकते हैं, बात समझ रहे। अब ये -2 से ये वाला दोनों जीरो मर गया, बस ध्यान देने की बात है। ये जो मैं मार रहा हूँ ना इन लोग को बेटा, ये तुम जरूर मारना इन लोग को, ऐसे तुम प्रैक्टिस करना 4 बार, वो समझ में आएगा कैसे कौन मार रहा है, ठीक है। उसके बाद ये बचा 8.2, नीचे बचा 2 से कैंसिल करो, ये आ गया 2 4 जा 8.1, क्लियर है, ये 4.1 आया, चलो अच्छी बात है। तो 4.1 इंटू 5 मेरे पास आ गया 5 इंटू 4.1, जिसकी वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी आ गई भाई 2 पॉइंट, यानी 5 20 5 5, यहाँ पे आ गया 20.5 एंड 12। एटीएम है, एटीएम प्रेशर। तो हमारे पास इतने मारने के बाद इन लोगों को, इससे मरा 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 तब जाकर के 20.5 जिंदा हुआ है। हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर जिंदा होकर के आया बेटा 20.5 atm, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। नाउ तो हम लोग चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या कह रहा है तुमसे, कुछ तो कह रहा कैलकुलेट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है बेटा, ठीक है, विद्युत विभव निकालना है, हेलो हिंदी वाले, विद्युत विभव ये निकालना है बेटा। फोर्स ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ये दिया हुआ है बेटा, एक ये दिया है, रिएक्शंस तुम्हें दी गई है, रिएक्शंस अच्छी दी गई है, ठीक है, ध्यान देना, कुछ रिएक्शंस दी गई है इस तरीके से। ओ भाई सेल वाली रिएक्शन है, सेल वाली रिएक्शन तो लिखना आता होगा बेटा। जब भी ऐसा रिएक्शन दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ वाली एक इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, ये दूसरे इलेक्ट्रोड पे हो रहा है, तो तुम इसे ऐसे लिखो, Cu से क्या बन रहा है बेटा Cu+2 बन रहा है, और यहाँ पे Ag से क्या बनना है, Ag+ से क्या बन रहा है बेटा Ag बन रहा है, Ag+ से क्या बनना है Ag बन रहा है। या तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरा ऑप्शन क्या है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो क्या होगा रिड्यूस, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो क्या होगा बेटा ऑक्सीडाइज होगा। अब ऑक्सीडाइज होगा इसका मतलब प्लस चार्ज बढ़ रहा होगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा इस चार्ज का, तो ये क्या होगा रिड्यूस, तो Ag+ से क्या बनेगा Ag बनेगा, जो कि बन रहा है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है कम, तो इसे क्या होना चाहिए ऑक्सीडाइज, तो ये ऑक्सीडाइज होना है तो Cu से क्या बनना है Cu+2 बनना है, तो इसे क्या करते हैं कंबाइन कर दे बेटा। कंबाइन जैसे ही करोगे तो ये मिलेगा Cu+Ag+, देखो भाई यहाँ पे एक बन के आएगा क्या बेटा बताओ जरा, यहाँ पे आएगा Co+2 और यहाँ पे बनेगा हमारे पास Ag। ओ जी सुनो जी पूरी बात सुनो बेटा, यहाँ पे मेरे पास अब क्या बोलना है सेल का पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालते हैं, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तुम नास्ट इक्वेशन लगा लो, इज इक्वल टू V नॉट ऑफ सेल माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाई बैलेंस फैक्टर इनटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, आयन का कंसंट्रेशन इधर प्रोडक्ट साइड में कौन सा बेटा कॉपर+2 का, और डिवाइडेड बाई क्या है मेरे पास यहाँ पे किसका है, डिवाइडेड बाई क्या है बेटा Ag+ का, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते बेटा ना, ये है। इसका कंसंट्रेशन कितना 1 मोलर, इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर, ये 1 कैंसिल, यहाँ कितना आया 1 मोलर, log 1 की वैल्यू 0, ये सब कुछ क्या 0। हमारे पास ई सेल की वैल्यू आ गई कितनी E नॉट ऑफ सेल के बराबर आ गई। क्या ये बात समझ में आ
हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू आ गई क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर, मानक विभव के बराबर। अच्छा ठीक है बेटा, ये कैसे निकालते हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मानक के लिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड होता है, मतलब दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, एक पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, दूसरे पे क्या होता है रिडक्शन होता है। हम रिस्पेक्टिवली नहीं कर रहे, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन, और दोनों का डिफरेंस ही तो होगा, यानी कि नेट पोटेंशियल कितना होगा, जितना भी हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस क्या होगा रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों का पोटेंशियल का जो जोड़ होगा बेटा यही क्या होगा सेल का पोटेंशियल। तो हम लिखने वाले हैं सेल का पोटेंशियल ई ऑफ सेल की पोटेंशियल इसके बराबर होगा बेटा ई नॉट ऑफ सेल के बराबर, और ये किसके बराबर होगा ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस हमारे पास क्या होगा ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अबे रिडक्शन तो सही लिख दो भाई, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीकरण विभव प्लस अपचयन विभव, इन दोनों के विभव को जब जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है सेल के विभव। क्लियर है? चलो बेटा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है भाई, Cu का हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसमें Ag का हो रहा है क्या बेटा रिडक्शन हो रहा है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन क्योंकि प्लस चार्ज घट रहा है, और हमारे पास इसका हो रहा है क्या ऑक्सीडेशन। अब सुनना बेटा, सुनने वाली बात है, हमारे पास कॉपर से कॉपर प्लस 2 चाहिए, यानी कि इसका क्या चाहिए ऑक्सीडेशन, हमारे पास क्या दिया है बेटा रिडक्शन, तो इसी को ऑक्सीडेशन का जो पोटेंशियल होता है एग्जैक्टली इक्वल होता है किसके रिडक्शन के पोटेंशियल के, मतलब इनवर्स दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हमें अगर चाहिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि कॉपर से कॉपर प्लस 2 अगर चाहिए बेटा, तो हम इसे लिख सकते हैं निगेटिव ऑफ, अभी पॉजिटिव है तो निगेटिव ऑफ 3.4 वोल्ट, यही होगा। ऑक्सीडेशन चाहिए, हमें इसका रिडक्शन चाहिए, रिडक्शन लिखा हुआ कोई टेंशन नहीं है, तो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है किसका Ag से बन रहा है क्या, सॉरी Ag प्लस से बन रहा है क्या बेटा Ag बन रहा है इसके जो कि लिखा हुआ है प्लस का 0.8 वोल्ट, रख दो वैल्यू। तो ऑक्सीडेशन चाहिए, ऑक्सीडेशन कौन हो रहा भाई, ये हो रहा कितना है माइनस का 0.34 वोल्ट, ठीक है, प्लस हमें क्या चाहिए बेटा रिडक्शन, रिडक्शन इसका हो रहा कितना है भाई ये प्लस ही है, तो ये होगा 0.8 वोल्ट, इसकी वैल्यू निकालो कितनी आएगी, ये है मेरे पास, अगर ये 40 होता तो 4 आता, ये 6 निकल के आया, तो ये आ गया मेरे पास प्लस का 0.46 वोल्ट, ये मेरे पास आ गया आंसर बेटा, है ना। कुछ नहीं करना, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन ये बना लो इक्वेशन, और उसमें पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है रिडक्शन किसका हो रहा है, या तुम्हें ये वाला जो दिया है वैल्यू, बस ये वाला क्या रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में भेज दो, ये रिएक्टेंट ये क्या प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट में भेज दो, जो प्रोडक्ट में है रिएक्टेंट में जो है रिएक्टेंट साइड कर दो, इक्वल कर दो, हमारे पास इक्वेशन बन जाए। आगे चले, ओके। फिर भी मैं कह रहा हूँ बार बार बेटा, अगर कोई डाउट्स हो रहे हैं तो वो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिखाए गए थे उस पर मैसेज जरूर करना व्हाट्सएप पे, और वहाँ पे तुम्हें सोल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगला दिन क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है, ठीक है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। इफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड बाय 50% इन 10 मिनट, 50% कंप्लीट हो जाती है 10 मिनट के अंदर, हाउ अंदर नहीं 10 मिनट में, हाउ मच टाइम विल बी टेकन इन 80% ऑफ कंप्लीशन, 80% कंप्लीट हो जाए तब कितना टाइम लगेगा। ठीक है बेटा, आ जाओ, देखो मेरे पास कोई रिएक्शन है, ऐसे लिख रहा हूँ रिएक्शन ए, और ये बना रहा कोई प्रोडक्ट, और हम ये कह रहे हैं ये रिएक्शन कैसी है, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है बेटा 1 है, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है 1 है, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसलिए मैंने लिख दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। अब मैं ये कह रहा हूँ इसका इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो ए, इसका कंसंट्रेशन यानी कि t बराबर 0 पे कह रहा हूँ, तो प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा, तो कितना होगा 0। अब मान लो t बराबर t समय पे, यानी कि t बराबर t टाइम पे कुछ अमाउंट में प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया होगा, कुछ अमाउंट में जब प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया होगा बेटा, तो कुछ अमाउंट में रिएक्टेंट तो घटेगा, कितना x जितना बना है उतना ही तो घट के आएगा, तो x यहाँ पे बना हुआ है तो ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस एक्स, ये आ जाए, ओके। तो हमारे पास बचा हुआ अमाउंट कितना है, t बराबर t पे, ये बचा हुआ अमाउंट है रिएक्टेंट का, ये बना हुआ अमाउंट है प्रोडक्ट का, ये बात समझ में आ रही है। तो बेटा क्या होगा, हमारे पास रेट आता है, रेट क्या होता है बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, बेटा कंसंट्रेशन का चेंज पर यूनिट टाइम किसी का भी लिख सकते हो, मान लो dS/dt, हम मान लो प्रोडक्ट का लिख सकते हैं, किसी का भी लिख देते हैं, कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है, ये a माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पावर 1, बिकॉज ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अरे ये नहीं लिखना चाहते ना, तो मैं यही कह रहा हूँ, तो बेटा ये यही लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यही तो लिखा हुआ है।
देखो ये रेट है, रेट किससे, प्रोडक्ट या रेटेड किससे से निकाला, प्रोडक्ट से निकाला, डी एक्स अपन क्या dt, ये कंसंट्रेशन चेंज है पर इन्हें टाइम, इतने टाइम में ये बना हुआ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कंसंट्रेशन कितना बचा हुआ, कितना अमाउंट है ax है माइनस एक्स, वही तो लिखा। बहुत अच्छी। हम जब भी इसे सॉल्व करेंगे तब मुझे पता चलेगा t इक्वल टू आता है सारी वैल्यू हटा करके 2.303, अरे मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, 2.303 डिवाइडेड बाई k, और हमारे पास आ जाता है log a बाई क्या हो जाता है बेटा a माइनस एक्स, ये वैल्यू आ जाती है। ध्यान देना, ये मेरे पास फार्मूला आ जाता है और मैं तुमसे ये सलाह देता हूं कि ये वाला फार्मूला जरूर याद करो, इसीलिए 2 बार सलाह देता हूं, ये लो, ये वाला फार्मूला जरूर याद करो, जरूर याद करो, जरूर याद करो। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का जो फार्मूला है, यहाँ पे टाइम और ये कांस्टेंट और ये कंसंट्रेशन के टर्म में t इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k इंटू लॉग बेस 10 के फॉर्म में लिखा, तभी 2.303 से मल्टीप्लाई किया गया। क्लियर है? आ गया कितना, a बाई a माइनस एक्स। ए क्या है, ए क्या है बेटा, यहाँ पे ए तुम्हें पता चल रहा होगा इनिशियल कंसंट्रेशन, जहाँ पे हम तुमसे ये कहेंगे कि हमारे पास ए जो है ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। ओके, यहाँ पे जो कि ए माइनस एक्स है ये क्या है बेटा, फाइनल कंसंट्रेशन है एट अ टाइम टी, या तुम ये कह सकते हो रिमेनिंग कंसंट्रेशन, यानी कि जो बचा हुआ है वही तो है फाइनल कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, remaining concentration at time t, at time t। क्या ये बात समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ सॉल्व करना शुरू करते बेटा। तो ये बात याद रखना, 50% 10 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, यानी कि ये हाफ लाइफ एक्चुअली दिया हुआ है कि 50% कंप्लीट हुआ 10 मिनट में, लेकिन हाफ लाइफ ठीक है यार, ऐसे डायरेक्ट लगाते हैं। और ये 80% है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, नहीं क्या निकालना है, हाँ टाइम। देखो बेटा आ जाओ, तो ये कह रहा है 50% कंप्लीट हो रहा है बेटा 10 मिनट में, सॉरी 10 मिनट में, ठीक है। कह रहा 80% कंप्लीट होगा कितने मिनट में, टाइम निकालना है। हमारे पास फार्मूला आ गया t इक्वल टू क्या 2.303 डिवाइडेड बाई k, यहाँ पे log आ गया है a डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, ये वाला फार्मूला आ गया। देखते रहो बेटा, इसी फार्मूला पे अप्लाई करने जा रहे हैं। चलो तो हम पहले लिखते हैं 50% वाला। जब 50% वाला यानी कि हम इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सुना बेटा, हम बात कर रहे हैं 50% कंप्लीशन की। जब 50% कंप्लीट होगा, कोई रिएक्शन यहां से यहां जा रही है, 50% कंप्लीट तो 50% ये